कुछ लोग हैं जो कि कोचेस सेलेक्ट करते हैं, पहले एक, फिर एक के पास गए, फिर दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास। तो एक तो ये बात मुझे बताइए कि कोच किस तरह जो है ना वो अपना सेलेक्ट किया जाए। दूसरा ये है कि टिक के एक जगह पे करने की क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। लोगों को देखो जो बेसिक प्रैक्टिशनर है, आजकल के दौर में लोग एक्सपर्ट से ज्यादा बिलीव करते हैं प्रैक्टिशनर्स को। मैं प्रैक्टिशनर सिंपल सी बात है, तो आप रिलेट कर सकते हो उनकी स्टोरी से। तो प्रैक्टिशनर्स पे ध्यान दें, एक्सपर्ट्स बाद में आते हैं, पहले प्रैक्टिशनर्स आते हैं, क्योंकि वो उन्होंने काम किया है अपने ऊपर, उनको पता है किस तरह करना है। बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी बात भी करता हूँ कि कंटिन्यू नहीं कर पाते। हमारी रूटीन क्या है, वही रात वाली, और हमारी स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब है, सब कुछ डिस्टर्ब है। मैं चाहता हूँ आप कुछ सोल्यूशन दें कि यार तुम इस तरह स्टार्ट कर सकते हो, पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आप ना डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ कैटेगरीज हैं कि यार ये इस तरह का क्लाइंट है, ये इस तरह का कस्टमर है, ये वो वाली बात हो रही है। दुनिया में आप जिस इंडस्ट्री से हो, जैसे भी हो, उसको दो चीजें चाहिए, बेहतरीन प्राइस, बेहतरीन क्वालिटी। सेल्स का प्रेशर जो है ना वो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। शक्लों पे पता लग जाता है कि यार ये बिल्कुल ही स्ट्रेस आउट हो गया। और कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई किया जाए कि यार मैं सेल्स के लिए हूँ भी या नहीं। जिसको सेल्स नहीं आती उसकी जिंदगी में कुछ नहीं आता। बेहतरीन से बेहतरीन कंपनीज में जो सीईओज होते हैं वो सेल्स के चीते होते हैं। मैंने आपसे 2-3 दफा कन्वर्सेशन भी रही मेरी, और मैंने आप वो चीजें भी देखी। खड़ूस बॉस कोई आया आपकी जिंदगी के अंदर जिसने आपको बड़ा तंग किया है? और अच्छा अल्लाह का शुक्र है आया। तो वो खड़ूस बॉस की क्या ट्रेड्स होती हैं जिसको आप खड़ूस कह रहे हैं, और ताकि लोगों को भी पता लगे भाई अगर ऐसा बॉस है तुम्हारा तो समझ लो कि भाई खड़ूस है। तो खड़ूस की डेफिनेशन क्या है? मैंने कहा सर, आपने कहा कि हम कस्टमर को मारें, खून निकालने, कुछ भी करें, लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए, हमारे पैसे आ जाने चाहिए। तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने फिटनेस पे बहुत बात करी है, और मैं उनका एक वो है फिटलेक के नाम से उनका ब्रांड है। तो वो हमेशा बात करते हैं फिटनेस को इंटेलेक्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जो है ना वो लोगों को अवेयर भी करते हैं, बताते भी हैं। और फिर हमने उनको देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके अभी उनकी जर्नी जो है वो मार्केटिंग की तरफ, ब्रांडिंग की तरफ जाती जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं फहद भाई। फहद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। अच्छा फहद भाई, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड दे के उसके बाद कनेक्ट करके उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करें। तो अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि बिलोंग कहाँ से करते थे, कैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए, उसके बारे में बता दें। अच्छा, जहाँ तक फिटनेस का ताल्लुक है, फिटनेस हैज बीन माय, कहते हैं ना कि ओढ़ना बिछोना, आप कहते हैं कि आई कैन स्लीप, आई कैन ईट, आई कैन ब्रीथ फिटनेस। लेकिन ये जो शौक है मेरा बेसिकली 2002 व्हेन आई वाज डूइंग माय मैट्रिकुलेशन, वहाँ से मुझे पिछली जोश चढ़ा था जब मैं हाजी क्लब, वाटर पंप का हाजी क्लब गया था, और वहाँ क्लैंगिंग एंड बैंगिंग की मैंने एक ओल्ड स्कूल वाली आवाज़ें सुनी थी। तो आई फेल इन लव विद दिस प्रोपोजिशन। उसके बाद से डेफिनेटली फिर वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शादी, बच्चे वगैरह, तो ऑफ एंड ऑन करता रहा। तो पिछले 6-7 साल से मैंने इसको प्रॉपर्ली करना शुरू किया और प्रोफेशनली करना शुरू किया। इन द मीन वाइल आई वाज गोइंग थ्रू माय एजुकेशन। मेरी एजुकेशन आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से प्री इंजीनियरिंग के बाद आई went to KU, National Institute of Public Administration किया, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। उसके बाद IBA से 2011 में आई ग्रेजुएटेड एज MBA। तो टेक्निकली हम डबल मास्टर्स अनफॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई फायदा तो नहीं है डबल मास्टर्स करने का, मास्टर्स करने का फायदा नहीं है आजकल। तो इसके बाद फिर आई वेंट इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिसमें मैंने बेसिकली मेजरली तकरीबन 12 साल के करियर में B2B सेल्स ज्यादा किया मैंने। सही है, जिसमें नेस्ले प्रोफेशनल हो गया, ICI पाकिस्तान हो गया, इस्माइल इंडस्ट्रीज हो गया, मैटको फूड्स हो गया, शान फूड्स हो गया। तो इंटरनेशनल सेल्स प्लस लोकल सेल्स में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेजरली B2B में। सही है। तो जब मैं व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ माय करियर एट नेस्ले, तो तकरीबन 2016-2017 में मेरे अंदर कीड़ा काटा। मैंने कहा यार ये कुछ है जो मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। तो मैंने फिटनेस को सीरियसली लेना शुरू किया, क्योंकि मैं बड़ा अपने वर्कआउट्स मिस कर रहा था, और मेरे अंदर एक है कि यार कुछ भी हो जाए, वर्कआउट नहीं होते ना प्रॉपर्ली तो 2-3 दिन बाद मुझे खुजली होने लगती है। तो मैंने ये किया, सब कुछ स्टार्ट किया। तो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल रहा लोगों के लिए कि यार कैसे कर ले तो कैसे हो जाता है। तो मैंने फिर अपने आप को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए मैं फिर सुबह के वर्कआउट्स करने स्टार्ट किए, जो मैं आज तक सुबह करता हूँ। तो मेरी एक बॉडी क्लॉक सेट हो गई है। फिर उसके बाद 2020-2019 में जब कोविड हिट किया, तो आई वाज एसोसिएटेड विद ICI पाकिस्तान एज रीजनल सेल्स मैनेजर। कोविड हैपेंड एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने करियर स्विच किया या फिर जिंदगी चेंज हो गई
क्योंकि कोविड की अंधेरी रातों में बैठ के जब आप सर्फ कर रहे होते थे तो फिर आपको नजर आता था कि यार लोग क्या क्या कर रहे हैं दुनिया सही में। बात है। यूट्यूब को चाटना शुरू कर दिया, काफी सारे फिटनेस कोचेस को देखा, बहुत से लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो मोनेटाइजेबल स्किल है मेरी, एंड दैट इज समथिंग। वो जो इकिगाई का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई सोसाइटी को भी चाहिए, मुझे मजा भी आता है और उससे पैसे भी बन सकते हैं। तो मैंने देखा, फिर ऑनलाइन कोचिंग लोगों की करना शुरू की, पर्सनल कोचिंग करना शुरू की लोगों की, और मेरी एक नीश है। मेरी नीश वो बॉडी बिल्डर्स नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी बॉडी नहीं बनाता भाई, सिंपल सी बात है। लोग मुझे बॉडी बिल्डर कहते हैं, मुझे खुद शर्मिंदगी होती है, मुझे शर्म आती है क्योंकि हसान महमूद जैसे बॉडी बिल्डर को मैंने खुद पॉडकास्ट किया तो ही इज ह्यूज गाय, तो उसके सामने मैं चूजा हूँ। तो काफी लोग मुझे कहते भी हैं तेरी बॉडी तो है नहीं, चूजा है। आई एम प्राउड टू बी ए चूजा एट द एज ऑफ 38। अगर मैं 28 या 18 का लग रहा हूँ तो दैट्स एन अचीवमेंट। तो यही मेरी नीश है कि एज विद ग्रेस, डिले द डिके, ये वाली जो चीजें हैं, ये मेरा नीश है, ये मेरा प्रोपोजिशन है कि जो लोग मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, 35-40 क्रॉस कर चुके हैं, अब उनको लगता है कि वर्कआउट उनके लिए नहीं है और करियर स्विच करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेसिकली बीच में अपना करियर जब स्विच किया तो फिर 2 साल मैंने साइड हसल की, साइड पे लेके चला इन चीजों को। फिर 2021 के अक्टूबर में आई वाज वेरी मच श्योर कि आई कैन मेक माय एंड्स मीट, और मैं किचन मनी निकाल सकता था। तो मैंने कहा यार अब फ्यूल सही है, मेडिकल ठीक है, लैपटॉप मिला हुआ है, गाड़ी मिली, सब कुछ मिला हुआ है, तो बस वो लेट गो करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। बहुत ज्यादा हिम्मत भी चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब आई एम आउट ऑफ रट। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years, तो अल्लाह का शुक्र है। आई एक्चुअली quit my 9 to 5 to work 24/7 एक्चुअली। तो ये है और ये साथ चल रहा है। अभी आज रिसेंटली आई हैव बीन अटैच्ड विद उसामा खान 7 figures। वी हैव बीन हाइब्रिड पार्टनर इन दैट वेंचर। तो मैं उनकी सेल्स हेड करता हूँ। तो क्योंकि मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस रहा, उसामा के साथ बैठ के जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज एक्चुअली फ्यूचर, मैंने मार्केटिंग ब्रांड्स के साथ काम किया एज अ सेल्स पर्सन। मैं काफी सारे फड्डे भी हुए हैं, क्योंकि सेल्स वालों को लगता है सारा काम वो कर रहा है, मार्केटिंग वालों को सारा काम वो कर रहा है। तो बिन देयर डन दैट, 10-11-12 साल ये काम किया। लोगों को ये लगता था कि जब मैंने फेसबुक पे बेसिकली या फिर सोशल मीडिया पे मैंने अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करना शुरू किया, बताई, तो लोगों को ये लगा जो मुझे जानते नहीं थे कि मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो जब कैसा नहीं था, ये तो सेकेंडरी था जो प्राइमरी बन गया। अब ये हर चीज के प्राइमरी बेसिस है फिटनेस, लेकिन एक्चुअली जो मेरा जो वो रहा है बैकग्राउंड, वो सेल्स एंड मार्केटिंग का रहा है। सही। तो मैंने फिर उसामा को सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू हेड द सेल्स, और मैं देखूं कुछ पाइपलाइंस किस तरह है, आपकी क्या सीन है। तो वहां भी सीखने को मौका मिल रहा है। भले आपने 10-12 साल कहीं भी सेल्स की हो, मैंने केमिकल बेचा है, फूड बेचा है, प्लास्टिक पैकेजिंग बेची है, अब डिजिटल मार्केटिंग है, तो उसके भी नए तरीके हैं। मजा आता है जब आप कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आप ना डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ कैटेगरीज हैं कि यार ये इस तरह का क्लाइंट है, ये इस तरह का कस्टमर है, ये वो वाली बात हो रही है। क्योंकि हर बंदे को दुनिया में, आप जिस इंडस्ट्री से हो, जैसे भी हो, उसको 2 चीजें चाहिए, बेहतरीन प्राइस, बेहतरीन क्वालिटी। कम से कम प्राइस में बेहतरीन क्वालिटी, इसके अलावा कोई नेगोशिएशन है ही नहीं। इसके अलावा सारी रिलेशनशिप बिल्डिंग है, ऐसा ही है। और इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक बात आपको ब्रिज, ऐसा ही है, ऐसा ही। तो ये है कुछ चीजें। तो फिटनेस कोचिंग भी चल रही है, सेल्स में भी बहुत सारी चीजें जो है ना आपकी चल रही है, कंटेंट क्रिएशन भी चल रही है। क्योंकि फिटलेक का कॉन्सेप्ट बेसिकली फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट, क्योंकि जैसा मैंने नीश बताया अपना कि फिटनेस तो है, बट इंटेलेक्ट हैज नथिंग टू डू विद जीनियस या फिर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस अलग है, इंटेलेक्ट अलग है। इंटेलेक्ट का मतलब है कि आप कम से कम रीजनिंग के काबिल हो जाओ, आपको पता हो कि अगर आप ये स्क्वाट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, कैसे करना है, क्यों करना है ये नहीं पता। आपको लोअर बैक की एक्सरसाइज करनी है, लोअर बैक जी वो तो मेरी हर्ट हो जाती है, लेकिन लोअर बैक को स्ट्रेंथन करना क्यों जरूरी है, दैट्स इंटेलेक्ट। और फिर उसकी वजह से व्हेन आई हैड दिस फिटलेक थिंग, तो मेरा अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगा कि मेरा ब्रांड पिवटेबल है। क्योंकि मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, फिर मैंने ये चीज देखी कि यार फिजिकल फिटनेस हैज नथिंग टू डू विद ओनली एक्सरसाइजिंग इन दिस थिंग। उसके लिए आपको आपके रिलेशनशिप्स, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ लाइफ है, आपका वर्क है, फैमिली है एंड योरसेल्फ है। सही है। तो अगर आप योरसेल्फ पे ही तवज्जो देते रहेंगे तो आप नार्सिसिस्ट भी बन जाएंगे, फिर आप इन दोनों चीजों को इग्नोर भी करने लगेंगे। ऐसे ही है। तो वर्क, हम लोग जो फिटनेस करते हैं, जो मेरी नीश है, हम लोग फिटनेस करते हैं इन दोनों एंड्स को संभालने के लिए, फैमिली और वर्क को संभालने के लिए। हमारा काम फिटनेस इन इटसेल्फ नहीं है। हमारा काम छोटी चड्डी में स्टेज पे चढ़ के बॉडी दिखाना नहीं है, समझ गया। तो हमें करना है कि यार हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारा पेट ही कम हो जाए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो फिर जब पिवटेबल ब्रांड था, मैंने करना शुरू किया, फिर आई गॉट टू नो, आई हिट 10,000 सब्सक्राइबर जस्ट लेटली, कुछ महीना पहले। तो वो भी 1-2 पॉडकास्ट की वजह से था, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हमने छेड़ दिए थे, तो बड़े उस पे हिट हुआ। फिर कोलैबोरेशंस काफी जबरदस्त हुई। तो कुछ लर्निंग्स में ये आया कि मार्केट आपको बताती है कि वो आपको किस हुलिये में देखना चाहती है, किस फॉर्म में देखना चाहती है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि
काफी लोगों का फीडबैक था यार मेरी फिटनेस पे इतना वो नहीं आता, इतनी एंगेजमेंट नहीं आती, फिटनेस की बातों पे आती है, फिटनेस की वीडियोस पे नहीं आती है। हाँ एंड आई हैव दैट करेज टू एक्सेप्ट कि कोई मसला नहीं है, और मैं चाहता भी यही हूँ कि बेसिकली माइंडसेट पे काम हो। माइंडसेट पे तो माइंडसेट बातों से ही बनता है ना, माइंडसेट दिखा के नहीं, माइंडसेट बेसिकली आपको शो ऑफ करना पड़ता है, यू हैव टू वॉक द टॉक। तो लोगों ने कहा कि यार मतलब यू टॉक वेरी वेल, काफी लोग तो मुझे कहते हैं मोटिवेशन स्पीकर, जो मुझे थोड़ा सा चुभता है क्योंकि आई हेट मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन कभी नहीं आती है, वो सिर्फ मजबूरी होती है। तो ये चीजें चल रही हैं, और ब्रांड अभी इसको देख के अभी और कुछ प्लान्स हैं इंशाल्लाह, थोड़ा सा इसको और पिवट करना है। अच्छा, इसको हम जो है ना वो अभी फिलहाल में कोशिश करते हैं कि फिटनेस से रिलेटेड जो है ना वो हम थोड़ी सी वो करें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं फाद भाई, एक इंस्पिरेशन जो है ना वो आती है, सही ना, जब आपके दिमाग में ख्याल आया कि यार मुझे ये चीज करनी चाहिए, फिटनेस का भी मुझे ख्याल रखना है, तो वो जो इंस्पिरेशन है या वो एक जो एक सीड है जो कि आपके ख्याल में आता है और फिर आप उसको लेके चलते हो, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे इस चीज को फॉलो करना है, बट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर मोटिवेशन डाउन ना। तो वो इंस्पिरेशन कैसे आपके पास आई, और क्या पावरफुल इंस्पिरेशन थी, और क्या आपके पीछे थॉट है जो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिटनेस को भी, अपना ख्याल भी रखते हैं, फैमिली का भी और बाकी सारी चीजों का? यार इसमें मॉडलिंग की स्ट्रैटेजी जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। मॉडलिंग, वो फैशन मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा, यू हैव टू मॉडल समबडी दैट यू एस्पायर। तो फॉर एग्जांपल आई लिसन टू सेलिब्रिटीज, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी बातों के वो करूँ ना कि थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करूँ, तो द पीपल हुम आई लिसन टू, फॉर एग्जांपल गैरी वी हो गया, फॉर एग्जांपल ग्रैंड कार्डन हो गया, सदगुरु हो गए, सही जेफ कैवेलियर फ्रॉम एथलीनेक्स हो गया, ड्वेन द रॉक जॉनसन हो गया, जॉन अब्राहम हो गया, शाहरुख खान हो गया, बहुत सारे रिफ्लेक्शन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रॉबर्ट ग्रीन हो गए जो ऑथर हैं, नोवेल यो हरारी हो गया, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, जॉर्डन पीटरसन हो गए, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्पिरेशनल फिगर्स हैं। अच्छा, मेरा काम ये है कि मुझे इन सब में से अपना एक नीश बनाना है, अपना स्टाइल फॉलो करना है, लेकिन मेरी जो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, मुझे बुक है कि यू हैव टू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, तो मेरी इंस्पिरेशन इससे आई है कि यार मुझे काफी तरह के लोग अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग था डेयर जिंदगी में शाहरुख खान का, जो मैंने भी कुछ दिन पहले लगाया भी था, उससे कहता है कि एवरी रिलेशनशिप हैज टू बी स्पेशल। हम एक रिलेशनशिप से सोचते हैं कि यार वो अच्छा साथी भी हो, अच्छा एंटरटेनर भी हो, सब कुछ हो, जब कैसा नहीं है, किसी के साथ कॉफी पी जा सकती है, किसी के साथ किताबों की बात की जा सकती है, या तफरी हो सकती है। सेम इज द केस विद एवरी रिलेशन। तो मैं जब भी बैठता हूँ तो सदगुरु को सुनता हूँ, थोड़ा राम, क्रिस डो को मैं सुनता हूँ आजकल, क्रिस डो हैज बीन डूइंग अमेजिंग, क्योंकि प्राइसिंग, क्रिएटिविटी, स्ट्रेटजी वगैरह ये चीज हो गई। गैरी वी अलग चीज है, वो हैप्पीनेस पे बात करता है, ग्रैंड कार्डन मनी पे बात करता है, फिर कभी कभी हम शाहिद अनवर को भी सुन लेते हैं, सही है, तो वो भी गड्डियां दिखा के, तो एक मिक्सअप वो आता है, तो मुझे पता होता है कि कहाँ बैलेंस करना है। रिसेंटली आई हैव बीन लिसनिंग टू खुर्रम इलाही अलॉट, मेरा बहुत बड़ा मेरी लाइफ की चेंज में जो असरात हैं वो 2 लोगों के हैं जिनसे मैंने काफी ज्यादा इंटरेक्ट करना शुरू किया पिछले साल में अपने पॉडकास्ट में। एक यासिर भाई हैं, यासिर अकील, जो कि फाइनेंशियल सक्सेस कोच भी हैं, और एक है खुर्रम इलाही। बाकी भी डेफिनेटली मैं जितने भी लोग आए वो बेहतरीन थे, लेकिन जो 2 स्टैंड आउट करते हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं ना कि सामने बैठे हुए आपकी जिंदगी उसी वक्त चेंज हो गई जब आप उनसे बात कर रहे हैं ना, आपने कहा यार शिट ये तो ज्यादा ये करना है, देन यू आइडियलाइज देम। फॉर एग्जांपल आई आइडियलाइज खुर्रम इलाही के यार इतना लर्नड और स्कॉलरली बंदे को होना चाहिए कि उसको जब वो बात कर रहा हो उसको पता हो। खुर्रम इलाही एक्चुअली टोल्ड मी हाउ टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, ठीक है, फिलोसफी में इंटरेस्ट पैदा किया, और मुझे बड़ा खूबसूरत लगा क्योंकि वो आपको बंदा ना उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के हवाओं में लेके उड़ता है, ऐसा ही है, तो आप जमीन पे नहीं रहते, और आपको बड़ा मजा आता है जब वो आपसे बातें करता है। ये उमैर जालिया वाला भी सेम काइंड वो हो गए, और इसके अलावा यासिर भाई जो है वो इंतहाई कहते हैं ना कि अनियन के सारे आप एक से एक लेयर उतारते रहो, आखिर में बच जाता है, वो बहुत रॉ बंदा है, ठीक है, और फाइनेंसेस 8-9 वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट के हवाले से बहुत बेहतरीन बंदा है। तो मेरी इंस्पिरेशन बहुत कई तरह के लोगों के साथ आती है, जो इंटरनेशनली भी है, नेशनली भी और लोकली भी है, मेरे आसपास के लोग हैं। बस मुझे ये करना होता है कि यार उन सबसे मैं अपने फायदे की चीज निकालूं। फॉर एग्जांपल यासिर भाई के टैटू बने हैं। अब कितने लोग बोलते हैं जी ये कैसे बोल सकते हैं, ये तो जी नमाज की बात करें तो टैटू बना हुआ है। उसामा खान बैठता है, उसामा खान की जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा चूजे जैसा है, क्योंकि वो बहुत खाता पीता है नहीं, मैं उसको अक्सर बोलता हूँ, वो बोलता है अबे ये चूजा में क्या बताएगा। पीपल एक्चुअली जज यू बाय द लुक ऑफ इट, लेकिन जब आप उनके साथ बैठते हैं, मिलते हैं, जब आपकी वो लाइफ चेंज करते हैं, तो आपको पता होता है यार इसकी लाइफ से मुझे ये उठाना है, इसकी लाइफ से ये उठाना है। ठीक है, यासिर भाई का टैटू है, मुझे सवाल नहीं करना, टैटू बनाना है, ठीक है, आपकी अच्छी चीज मैंने उठाई क्योंकि आपने भी लाइफ चेंज की। सही से आपको बताऊं कि मैंने अपनी 5 वक्त की नमाज को प्रॉपर करने के लिए, 5 वक्त नमाजी बनने के लिए
मुझे किसी मौलवी की बात ने इंस्पायर नहीं किया, लेकिन यासिर भाई की एक बात ने इंस्पायर किया। वो ये थी कि वो इसलिए ये कम्युनिकेशन स्किल्स वाली बात है, क्योंकि आपको जब भी कम्युनिकेट करना होता है तो आप बाहर पर्सोना देखते हो और आप बंदे से उसी तरह कम्युनिकेट करते हो। तो जाहिर है बीइंग अ सेल्स पर्सन, बीइंग अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, उन्होंने मुझे कहा कि यार जब हम किसी क्योंकि वो तो ओनर है, वो तो कहते हैं जब भी मैं किसी टीम मेंबर को ईमेल करता हूँ ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है तो मैं ईमेल करता हूँ, फिर हमारे तो कल्चर है ना, कॉल करके हम बोलते हैं कि यार ईमेल चेक कर लो, मैं वो भी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 2 दिन बाद उससे फॉलो अप करता हूँ, चलते फिरते, हाँ भाई वो काम चल रहा है ना, बोलता हाँ बस चल रहा है। फिर उसके बाद एक रिमाइंडर डाल देता हूँ। फिर फॉर एग्जाम्पल इस जुमेरात को, अगले जुमेरात को का है तो मैं बुध को फिर रिमाइंडर डालता हूँ उसको कि हाँ भाई ठीक है सब सेट है, और फिर जुमे को मैं उससे अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ। सही है। नमाज भी ऐसी चीज है। नमाज में जब अल्लाह ताला आपको 5 दफा बुला रहा है अपनी तरफ, तो आप ये नहीं कह सकते अल्लाह ताला तुमने याद नहीं दिलाया था मुझे। अगर मेरा एम्प्लॉय मुझसे आके बोलेगा ना बॉस, मैं उससे जुमेरात को ही पूछूंगा भाई आज तेरी मीटिंग थी, आज प्रेजेंटेशन थी, बोला अरे शिट बॉस ये क्या हुआ, यार बॉस याद तो दिला देते, मुझे पता नहीं था। तो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हाँ, तो ऊपर वाला भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर वो हिस्स डाली है भूलने की और दुनिया में सिमट जाने की। तो वो तुम्हें रिमाइंड करा रहा है और तुम्हें जाना है, तुम आखिरत में ये बोल नहीं सकते कि यार अल्लाह ताला आपने रिमाइंड नहीं कराया था। That hit me hard। उसके बाद से कुछ भी हो, मुझे कम से कम ये होता है कि यार मुझे रिमाइंड कराया जा रहा है, मैं नमाज नहीं पढ़ा, that's bad। इसमें nothing has to do with religiosity या religiousness, it has to do with spirituality। आपको कहीं से भी कोई भी लेसन मिल सकता है। और मुझे इसमें एक चीज और ऐड लगती है कि जैसे आपने कहा कि उनकी बात मुझे लगी ना, तो मुझे लगता है बॉन्ड का भी इसमें कमाल होता है कि आपस में बॉन्ड कैसा है। अच्छा, इस आपने ये सब चीजें मुझे बताया कि मैं इसको सुनता हूँ, मैं इंस्पिरेशन, ये उसके पीछे की थॉट क्या है, क्यों? देखो मॉडलिंग, जो मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया ना, आई वांट टू बी सम काइंड ऑफ पर्सन, ओके, जिसको लोग लुक फॉरवर्ड करें, जिसकी अब डेफिनेटली देखो उसमें फेम भी आता है, उसमें पैसे भी आते हैं, बहुत कुछ आता है, बट दैट्स सेकेंडरी। ओके, अभी मुझसे, मैं अभी बैठा हुआ था एक जगह 1 घंटे पहले, तो एक बंदे ने मुझसे पूछा कि यार फातिमा मोनेटाइज हो गया आपका चैनल, सब कुछ हो गया? तो मैंने कहा हाँ हो गया यार, बन जाते, कोई 3 महीने में $100 बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना कोई हाई-फाई चैनल तो है नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा मुझे बताया कि क्या होना चाहिए, क्या कौन सी फील्ड होनी चाहिए? तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई डू व्हाट यू कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विदाउट थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी। ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं वो क्या सोच सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ कि यार मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करूँ, और लोग जब मुझे ये बोलें कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी चेंज हुई। फॉर एग्जांपल मैं खुर्रम इलाही की बात कर रहा हूँ, उस बंदे से मेरी जिंदगी चेंज हुई है। मैं लोगों को सुनता हूँ किसी की बात से जिंदगी चेंज होना बहुत बड़ी बात है, सदका जारिया है। मेरा जो गोल है ना, प्राइमरी ये है, सेकेंडरी डेफिनेटली आई वोंट से कि मुझे पैसे नहीं कमाने या फेमस नहीं होना, दैट विल बी सेकेंडरी। मसला सारा ये, कोई आइडा मॉडल की तरह लोग एक्शन पहले रखते हैं, अवेयरनेस बाद में रखते हैं, लोगों को सेल पहले चाहिए, तो ब्रांड बिल्डिंग बाद में चाहिए। तो मेरा ये जो इंस्पिरेशन है वो एक मॉडल है, एक बंदा है जो बेसिकली अपनी फैमिली के लिए बीकन हो, जो लोगों के लिए, जो अपनी कम्युनिटी के लिए बीकन हो, एक एग्जाम्पल हो कि हाँ यार ये बंदा है, ये रॉ है, जहाँ इसको रॉ होना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब अक्सर लोगों के साथ बोलता हूँ कि भाई, मेरी बेगम अक्सर बोलती है, कभी गालम गलोच हो जाती है, बोलती है कि अगर लोग तुम्हें सुन लें ऐसे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तो मैंने कहा ये रॉ है, और सिंपल सी बात है, मैंने कहा भी नहीं है कि मैं बहुत जो है यू कैन नेवर बी सेम। अपने दोस्तों के साथ आप डिफरेंट हैं, अपने पेरेंट्स के साथ डिफरेंट है, बच्चों के साथ डिफरेंट है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं एग्जाम्पलीफाई करना चाहता हूँ अपने कंटेंट के थ्रू भी। कुछ ऐसी चीजों पर मैं बात खड़ी कर देता हूँ जिसपे लोग अक्सर बात करना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद, बट आई वुड लाइक टू डू दैट। और मैं इसलिए नहीं कि मुझे उसके लिए फेम चाहिए, कुछ चाहिए, आई थिंक डीपली अबाउट दोज इश्यूज, जो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी सोचना शुरू करें, और एक सीड में उनके बो दूं कि भाई आप लोग करो। तो कहीं ना कहीं आई वांट टू डिस्टिंग्विश माई सेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, फ्रॉम द लॉट, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि यार मेरा एक मॉडल, जो लोग मुझे मॉडल करना चाहें, तो दैट्स समथिंग फॉर माय फैमिली, फॉर माय कम्युनिटी। अच्छा फहद भाई, मुझे अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल उसके अंदर लेके आते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, या मैं अपनी बात भी करता हूँ कि कंटिन्यू नहीं कर पाते, सही है ना, और हमारी रूटीन क्या है, वही रात वाली, यूएस, यूके, कनाडा, इन सब जगहों पे हम काम कर रहे हैं, और हमारी स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब है, सब कुछ डिस्टर्ब है। तो उसके साथ मैं चाहता हूँ आप कुछ सॉल्यूशन दें कि यार तुम इस तरह स्टार्ट कर सकते हो, पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, क्योंकि आपने भी बात भी करी कि आपकी टारगेट ऑडियंस यही है, फिर आपको लगता है कि इधर मुझे हेल्प आउट करनी है इस कम्युनिटी को, तो वो कैसे जो है ना, वो एक इंसान जो है ना, वो अपने आप को फिजिकली फिट कर सकता है, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। सबसे पहली बात तो ये इंस्पिरेशन मॉडल से ना लें, और उन लोगों से ना लें जो फिजिकली वेल बिल्ट हैं, सही है, उनके पास बहुत सारी स्टोरी उनके पीछे आपको नहीं पता, हो सकता है उनका काम ही ये हो, जो बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जो बहुत सारे फिटनेस कोचेज हैं, उनका काम ही यही है, सही है। मैं उनसे कम्पीट भी नहीं करता, ना वो मेरा कंपटीशन है, ना वो मेरी मार्केट है, क्योंकि मैं इसके अलावा बहुत सारे काम कर रहा हूँ, दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ माय लाइफ। लेकिन उनकी फ्रैक्शन नहीं है, उनकी दूसरे काम फ्रैक्शन है, मेजर काम उनका ये है। तो सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश करें अपने आप को, दे आर सेलिंग यू देयर मंजन,
ठीक है, उनका काम है, वो सेल करते रहेंगे, उनका बिजनेस चलता रहेगा आपके। और इसका एक स्टार्ट है पीछे कि दुनिया की फिटनेस एंड डाइट इंडस्ट्री 95% फेलियर रेट है, सिर्फ 5% सक्सेस रेट है। और 2024 तक ये क्वाड्रुपल होने वाली है। इसका मतलब ये है कि आज अगर मैं आपको डाइट प्लान दूंगा, मुझे पता है आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि डाइट प्लान फॉलो करना अजाब है, नहीं हो सकता यार। मैंने आपको डाइट प्लान पकड़ा दिया, आपको मैं जब आप फेल होकर आओगे, अब आप मेरे पास आओगे या फिर क्या कि यार फात भाई नहीं हुआ, या फिर किसी और कोच के पास जाओगे। हो सकता है आपने मुझे 50,000 पे किए हो, उसको 1,50,000 पे कर दोगे, क्योंकि उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग अच्छी है, उसकी बॉडी ज्यादा अच्छी है, उसकी बातें ज्यादा अच्छी हैं। सही। अब मसला सारा ये है, उसकी बातें ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपको ही करना है। सही है। तो आप सबसे पहले इन लोगों से डिस्टिंग्विश करना शुरू करो अपने आप को, बेसिस पे जाओ कि वो कौन सी कम्युनिटी में बात कर रहा है, किस कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, फिर उसके लिए जाओ। फॉर एग्जांपल घर की खवातीन के लिए कुछ हम ये फिटनेस ट्रेनर्स की बात कर रहे थे, तो वो सबको केटर कर रहे हैं कि वो 90 दिन का प्लान ले लो 5,000 में, और हम सबको केटर कर रहे हैं। तो दैट हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड, अदरवाइज वो आप 90 दिन की 5,000 की एक्सपेक्टेशन ही रखो। सही है। तो सबसे पहले तो आप कोच अपना सही हायर करो, या फिर अगर आप पैसे नहीं लगा सकते तो आप टाइम लगाओ, यूट्यूब देखो, गूगल देखो, लेकिन उसमें आपको सदियां गुजर जाएंगी, क्योंकि करोड़ों अरबों उसमें ओपिनियंस हैं। दूसरी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं लोगों को कहता हूं कि बी इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट, डोंट बी कंसिस्टेंट, कोई नहीं हो सकता। ठीक है। इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होने का मतलब यह है कि आप पीर को जिम गए, आपने मेंबरशिप ली, पीर को आपने वर्क के बाद जिम कर लिया, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल उसके बाद आप देखो कि किस दिन 3-4 दिन का ब्रेक आ गया, फिर आप जुमेरात को गए, ठीक है। अब आपने हफ्ते का एक पैटर्न आ गया आपके पास कि आपने 2 दिन कर लिए। अब आप यही 2 दिन अगले हफ्ते कंटिन्यू करो, या एटलीस्ट 1 दिन करो। यही हफ्ते का कम से कम एक वो मान लो कि हफ्ते में 2 दिन में चला गया था ना, अब इस हफ्ते भी 2 दिन जाऊंगा। तो इनकंसिस्टेंसी का पैटर्न जो यहाँ इस हफ्ते में सेट हुआ था ना, वो इनकंसिस्टेंसी का पैटर्न कंसिस्टेंटली फॉलो करना शुरू कर दो, तो कम से कम आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप बिल्कुल सही बात करें। यहाँ पे इशू आता है कि हम रोज का करते हैं ना कि मुझे रोज जाना है, उसमें 1-2 दिन भी मिस आउट हुए ना, तो बंदे को अंदर से ना आ जाती है कि यार शायद जा तो पा रहा मैं, जा नहीं पा रहा। दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल। तो मैं प्रैक्टिकलिटी की बात की, तो प्रैक्टिकल की मैं भले पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, मेरे जो भी क्लाइंट्स होते हैं और प्रॉस्पेक्ट्स हो गए, मैं हमेशा कहता हूँ डोंट गो हार्ड ऑन योरसेल्फ। ठीक है, आप नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करना पड़ता है ना, आइस तो ब्रेक करनी पड़ती है। तो इनकंसिस्टेंसी का एक पैटर्न बना लो कि मैं इतना इनकंसिस्टेंट हो सकता हूँ इस हफ्ते में, इतना ही इनकंसिस्टेंट मुझे अगले हफ्ते में होना है, इतना तो इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट हो जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी चीज, स्नोबॉल इफेक्ट से दूर रहो कि आज अगर आपने फॉर एग्जांपल चीट कर लिया, या फिर आपने फॉर एग्जांपल 2 समोसे खा लिया, 2 गुलाब जामुन खा ली, अब आप बोलो यार अब तो हो गया, अब तो हो गया, अब तो यार ले आओ, पूरा ले आओ, ये भी ले आओ, कल भी खा लिया था, अब भी खा लूंगा मैं। ये गलत चीज है। आप पटरी से उतर सकते हो, कोई मसला नहीं है, इंसान के अंदर नफ्स है, उतर जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्रैक पे फौरन आ जाओ। ये बिल्कुल इस तरह है कि आपने कोई ईमेल में बंद कर दिया, और आपने जो अपनी इंटरनल कॉस्टिंग की, मैं कर चुका हूँ, इंटरनल कॉस्टिंग की अपनी शीट किसी कस्टमर को भेज दी, तो ये बहुत बड़ा भांड है। ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात है। तो मेरे बॉस ने पटक दिया था, और मुझे पता भी नहीं था, मेरे बॉस ने बताया, वो शीशे में, तो किसको भेजा तुमने? मैंने क्या किया? तो अब मैं क्या बोलूंगा कि यार अब तो भंड हो गया, अब तो मैं वही कॉस्ट सबको भेज दूं, नहीं होगा ना, नहीं हो सकता है। आई रेक्टिफाई दैट, मैं उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट करूंगा, कस्टमर को फोन करूंगा, समझाऊंगा नहीं यार वो कस्टमर की प्राइसिंग दूसरी है, ये वो समझा करो, तुम्हारे पास भी होता होगा, तो मैं मैनेज करता हूँ, और उसके बाद फिर आई मेक श्योर कि मैं दोबारा ये हरकत ना करूँ। तो ये तो हम कर सकते हैं ना कि 2 गुलाब जामुन खा लिए, कोई मसला नहीं है। अब मुझे थोड़ा करना है कि यार मैंने खा लिए थे, अब मैं कम से कम हफ्ते बाद या 10 दिन बाद तो खाऊं ना, ऐसा ना करूं। तो ये स्नोबॉल इफेक्ट का ध्यान रखें। तो बी इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट एंड स्नोबॉल इफेक्ट का शिकार ना हो। ये 2 चीज अगर आप कर लोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आप एक पैटर्न में आते रहोगे, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा कि यार इतना तो मैं कर ही रहा हूँ ना, एक केस स्टडी बननी शुरू हो जाएगी। वहां से आप बेबी स्टेप स्टार्ट करो, लेकिन सबसे पहले आप खाना कम करना शुरू करो। तीसरी चीज अगर मैं इसमें ऐड करूं, तो डोंट थिंक अबाउट एक्सरसाइजिंग या डोंट थिंक अबाउट वर्किंग आउट एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट व्हेन यू टॉक अबाउट योर फिटनेस जर्नी, क्योंकि वर्किंग आउट और एक्सरसाइज करना इज समथिंग बियॉन्ड योर एक्स्ट्रा रूटीन, बियॉन्ड योर रूटीन। एक तो आपका दिल नहीं चाह रहा एक्सरसाइज करने का, आप हैबिचुअल नहीं हो, ऊपर से कोई आप ऐसा काम ले लेते हो जो कि आपके रूटीन में नहीं है, तो वो और अजाब बन जाता है, क्योंकि आप विलिंग नहीं हो और वो रूटीन से बाहर है। तो रूटीन के अंदर रहते हुए कौन सा काम है जो आप फिटनेस में कर सकते हो? वो है खापा। रोज खाते हो ना, खाना तो रोज का है, तो आप खाने पे कंट्रोल करना शुरू करो। और ये होगा कि फॉर एग्जांपल 10% 20% अगर आपने कट कर दिया, जो भी खा रहे हो दिन में, एक पैटर्न होता है ना, उसको 10% कट करो एक हफ्ते में, अगले हफ्ते में 20% कट करना शुरू कर दो, 1-2 महीने ये कट रखो तकरीबन 10 to 20% का, फिर ऐसा ऐसा वर्किंग आउट पे आ जाओ, क्योंकि आपको कम से कम ये पता होगा कि आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल करना शुरू कर दिया है।
तो ऐसे। ये छोटा सा कंट्रोल आने की देर होती है, और ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैनेजमेंट ट्रेनी आता है तो उसको पूरा सीईओ तक का हाँ, एक प्रोग्रेशन दिखाया जाता है। हाँ अब वो बोले कि यार 1 साल में सीईओ बनना है, तो हमें बिल्कुल ये है कि हमें हाँ। 3 महीने के अंदर सब कुछ चाहिए होता है, हम्म, व्हिच नेवर हैपेंस। और यही होता है अक्सर, मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, या तो हमें पूरी तरीके से करना है हाँ। या तो बिल्कुल नहीं करना है। या हमें पेट कम करना है हाँ या डायरेक्ट एब्स बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। बीच वाली कोई चीज बीच वाली कोई चीज नहीं है। अच्छा अब इसके अंदर ये बताइए कि जो फेलियर आप देखते हैं लोगों में, सबसे ज्यादा फेलियर्स किस बात पे आते हैं कि यार, या इसके अंदर ये भी कहूँ कि कुछ लोग हैं जो कि कोचेस सेलेक्ट करते हैं, पहले एक, फिर एक के पास गए, फिर दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, वो चेंज करते रहते हैं। तो एक तो ये बात मुझे बताइए कि कोच किस तरह जो है ना वो अपना सेलेक्ट किया जाए, या मेंटोर इस चीज के अंदर। दूसरा ये है कि टिक के एक जगह पे करने की क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। दूसरा पॉइंट है जो कि पहले पॉइंट पे लागू होता है, सही है। पेशेंट रहने की जरूरत है। सही है। पेशेंस चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए। अभी हम इर्तिजा की बात कर रहे थे, मेरा हाँ। क्लाइंट है जिसकी हम सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे थे। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स की कोई अगर स्टोरी लगाता हूँ तो मेरे पास भी फेलियर रेट मेरे ख्याल से 90% है, 80-90% है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि होता ये है कि लोग आते हैं, पूल में आते हैं, उसके बाद सब डिसाइड हो चुका होता है कि भाई ऐसे होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद 1 महीने के अंदर फिर वो गिव अप करना शुरू हो जाता है कि यार हमने तो सोचा था ऐसे होगा वैसे होगा। 1 महीने में तो भाई बॉडी को पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हो बॉडी के साथ। सही है। तो वो जो इर्तिजा की स्टोरी थी, मैंने तकरीबन कहा एक बंदे ने नवंबर 2022 से स्टार्ट किया, अब हम 24 में मार्च में खड़े हैं, तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो एक बंदे ने की जिंदगी पलट गई, 1.5 साल वो कंसिस्टेंटली लगा रहा। तो ये कंसिस्टेंसी जो होती है ये सालों की होती है, क्योंकि आप 20 साल का गुबार 2-3 महीने में निकालना चाह रहे हो, आपकी बॉडी 20-25 साल से हैबिचुअल है। फॉर एग्जाम्पल मैं 38 ईयर्स का हूँ, तो मैं अगर बात करूं, हमने 25 ईयर्स में नौकरी स्टार्ट की, तो तकरीबन 15 साल हो गए, 13-15 साल हो गए। तो 13-15 साल, और उससे पहले हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो हमने अपनी एक्टिविटीज छोड़ दी थी। तो आप समझ लो 15-20 साल का एक लगभग एक हो गया, और 40 साल अगर आप करा तो यही हो जाता है कि 15-25 में आपने जॉब स्टार्ट की, 40 में 15 साल हो गए। तो आप उस 15 साल में हैबिचुअल नहीं है एक्टिविटी के, एकदम से आप अगर ये चाहो कि आप वो कर लो जो मैं कर रहा हूँ, जो 15 साल से मैंने अपनी हैबिचुअल पैटर्न रखा, अब आपका 15 साल ब्रेक आ गया, वो 15 दिन में या 15 महीने में भी नहीं हो सकता, वो 2-3 साल के पैटर्न के बाद आपको फिर आप 90 साल तक जियो, आपको हेल्प करेगा। तो ये जो पेशेंस है ना, ये पेशेंस का मसला तो खैर इस दुनिया में, इस दौर में अब और ज्यादा आ गया, क्योंकि हमारे पास इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो गए, हर कोई मंजन बेच रहा है, हर कोई अपने एप्स दिखा रहा है, हर कोई अपना रूटीन दिखा रहा है, फेलियर्स बहुत कम लोग दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि यार फिटनेस के लिए कोई खास कैटेगरी है, जिम जाने वाले लोगों की खास कैटेगरी है, तो ये हमारी माओ बहनों को भी दूर रखता है जिनसे, कि उनको लगता है कि यार वहां कोई बर्गर बच्चियां ही जाती होंगी। काफी सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि नकाब में और पूरे उसके साथ वो करें। मैं काफी लोगों को फॉलो करता हूँ। अभी परसों तरसों मैंने कोई टर्किश खातून को देखा था, शायद वो पूरा अबाया में घुड़सवारी कर रही है, वो तीरंदाजी कर रही है, और बड़ा जबरदस्त जो लोग करने वाले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स कम है। तो ऐसी एग्जांपल्स को फॉलो करना शुरू करें जो आपसे रिलेट करें, जो आपसे बातें करें। फॉर एग्जांपल मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी छोटी मोटी फॉलोइंग जो भी है वो बड़ी लॉयल किस्म की है, क्योंकि वो लोग मेरी बातों से रिलेट करते हैं, एंड आई वांट पीपल टू रिलेट टू मी। अदरवाइज 80,000 की जगह 8 मिलियन की फॉलोइंग हो जाएगी और वो बिल्कुल ऐसी होगी कि मतलब सिर्फ मेरा चेहरा देखने आ रहा है, इंस्पायर नहीं हो रहा है, तो वो फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो मेंटोर इस तरह के चूज करें जो आपसे रिलेट करे, आपको उसके कंटेंट से पता चल सकता है कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, और आपकी लैंग्वेज स्पीक कर रहा है, कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। फिर इसी वजह से मैं अपनी कुछ फैमिली की लर्निंग्स होती हैं वो शेयर कर रहा होता हूँ, अपनी वर्क प्लेस की लर्निंग शेयर कर रहा होता हूँ। बहुत दफा मैं अपने वर्क प्लेस की लर्निंग्स को फिटनेस से वो कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस की हेल्थ आपकी पर्सनल हेल्थ से मिलती जुलती है, वही सारे प्रिंसिपल्स हैं जो बिजनेस में होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और इस दौर में जब आपके पास टिकटॉक है, आपके पास शॉर्ट्स हैं, अब तो ये मैं कहता हूँ कि फ्यूचर की जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल वो है, ये खुरम इलाही से मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, कि जिसको अब पेशेंस है। अगली जो पावरफुल स्किल है अगले 10, 12, 20, 25 सालों की, 50 सालों की, वो पेशेंस है। जिसके पास पेशेंस है वो जीतेगा, क्योंकि उसको पता है कि इट टेक्स अ प्रोसेस, और हमने वो चीज एलिमिनेट करना शुरू कर दिया है। और बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। एक तो वो बहुत एक्सट्रीम डाइट्स पे चले जाते हैं। एक्सट्रीम डाइट का मतलब है एक्सट्रीम क्रैश। तो आप बेबी स्टेप्स लो और पेशेंट रहो, और उन लोगों को देखो जो बेसिकली जिनका ओढ़ना बिछोना ये नहीं है, जो बेसिकली प्रैक्टिशनर है। क्योंकि अभी आप फॉर एग्जांपल अगर डेनियल प्रेस्ले और इस तरह के लोगों को फॉलो करते हो, तो की KPI की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, उसकी एक बुक है, फिर ये है ओवर सब्सक्राइब बुक है। तो उसका कहना यही है कि आजकल के दौर में लोग एक्सपर्ट से ज्यादा बिलीव करते हैं प्रैक्टिशनर्स को। ऐसे ही अगर मैं एक्सपर्ट हूँ
तो डेफिनेटली लोग मेरे पास आते हुए घबराएंगे क्योंकि उनका एक लेवल होगा कि यार ये एक्सपर्ट है, ये हमें पटक देगा, ये बोलेगा यार तुमसे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है और फिर एक गैप होता है आपके अंदर। लेकिन जब आप प्रैक्टिशनर हो तो आई एम प्रैक्टिशनर, सिंपल सी बात है, तो आप रिलेट कर सकते हो उनकी स्टोरी से। तो प्रैक्टिशनर्स पे ध्यान दें, एक्सपर्ट्स बाद में आते हैं, पहले प्रैक्टिशनर्स आते हैं क्योंकि वो उन्होंने काम किया है अपने ऊपर और उनको पता है किस तरह करना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक आखिरी इससे रिलेटेड मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन और एक आपको लगता है जो फेल कर जाते हैं, उन दोनों में साइकोलॉजी में या क्या गलतियां करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो कर जाते हैं जो नहीं कर पाते हैं? यार खुन्नस का फर्क होता है। सही है, किसी की खुन्नस बहुत ज्यादा होती है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने कहा था कि मोटिवेशन हैज नथिंग टू डू विद अ वेरी गुड प्लेस, इट नेवर कम्स विद फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस। मेरी जो मोटिवेशन रही है फिट रहने की, वो 2 जगह से आई है, दोनों जगह बड़ी नेगेटिव है। वो ये है कि मैं स्कूल में बुली बहुत होता था 7th-8th ग्रेड में, सही है, तो मैंने वहीं से अपनी भागदौड़ संभाली और मैंने अपना आप को ठीक करना शुरू किया। 7th-8th ग्रेड में जब आप बुली होते हो तो वो अलग लेवल होता है, वो अलग लेवल होता है। तो वो मुझसे हो गया, वो मुझसे उस खुन्नस में हो गया, तो मैंने कर लिया और आज तक वो खुन्नस चल रही है। ठीक है, मतलब मेरे लिए नाइट मेयर है, मेरे तोन निकला, नाइट मेयर है मेरे लिए, तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। तो ये कोई मोटिवेशन तो नहीं है ना, ये फियर है जो मुझे भगा रहा है। ऐसा ही है। दूसरी चीज, मेरे वालिद अल्लाह ताला जज़ा खैर दे उनको, तो वो अभी भी काफी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जाहिर है अब हम बड़े हो गए तो वो चीज नहीं रही है, लेकिन उस जमाने में इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, हमारी पढ़ाई के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, तो ज्यादा खेलने देते नहीं थे, जिसकी वजह से मेरी स्पोर्टिव स्किल्स इतनी इंप्रूव नहीं हुई। गली मोहल्ले के जो लड़के होते थे वो आवारा लड़के हमारे बहुत एक उनका वर्क एथिक था, तो वो नाइट मैच खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे, तो मैं उन लोगों में था जो फील्डिंग करते थे पीछे, जिनको बैटिंग दी जाती थी, जो बॉलिंग नहीं करते थे। मैं भी कि नहीं यार तुझे कुछ नहीं आता, तो आप कराएंगे तो आखिर में बॉलिंग करेगा, मैच खत्म हो जाता। तो वो लड़के जब मुझे सपोर्ट नहीं करते थे या उस दौर में मैं स्पोर्टिव नहीं था, तो वो स्पोर्टिव स्ट्रीक मेरी बाद में निकली। जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ, जब कमाने लगा, जब मैं अपने ओन पे आ गया था, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, तो सारी बंदरों वाली हरकतें एनिमलिस्टिक मूव्स जो मैं कर रहा होता हूँ, भाई तू कैसे कर लेता है, दे आर एबल टू पे मी, दे आर विलिंग टू पे मी, कि भाई कैसे करते तू बता, क्योंकि वो 15-20 साल में तय हो चुके हैं, लेकिन मैं नहीं हुआ। तो ये जरूरी है कि आपकी खुन्नस कितनी बड़ी है और मोटिवेशन जो भी है ना, किसी की मोटिवेशन अगर बैड प्लेस से आ रही है, मैं कहता हूँ कि वो ज्यादा अच्छा ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो ये सोच रहा है कि यार कोई खुन्नस नहीं है, लेकिन उसे दूसरे को देख के कि यार वैसा हो जाऊं मैं, मोटिवेशन मेरी है, तो आप मोटिवेशन के पीछे भागते रहोगे। दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि आप मोटिवेशन के पीछे, फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट से दूर जा रहे हो, बी पॉइंट की तरफ भाग रहे हो, लेकिन अगर बी पॉइंट मूविंग है तो फिर तो आप उसके पीछे भागते रहोगे ना, कोलू के बैल बने रहोगे। तो इसका मतलब कि आप अभी 15 साल से इनएक्टिव हो, अब आप सोच रहे हो मुझे 3 महीने में एथलेटिक बन जाना है, तो ये ऐसा गोल आपने सेट कर लिया जो कि मूव होता रहेगा, क्योंकि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप यू विल ऑलवेज बी रनिंग आफ्टर दैट बी पॉइंट। तो मेक अ गोल दैट यू विल बी रनिंग टुवर्ड्स। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल यार 3 महीने में इस काबिल हो जाऊं कि मेरी जो स्टेमिना बेहतर हो जाए, मैं 1000 स्टेप्स चल सकूं, डूएबल है, सही है। तो यू विल बी कमिंग टुवर्ड्स दैट बी पॉइंट, फिर उसके बाद अगला बी पॉइंट सेट करो, गो टुवर्ड्स दैट बी पॉइंट। सही। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना, ये बड़ा जरूरी है। एक तो पेशेंस, दूसरा गो टुवर्ड्स इट, नॉट आफ्टर इट एवरी टाइम। सही, वेरी नाइस। और मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल है सारी कन्वर्सेशन ना। अच्छा, तुम्हें मेरी टारगेट मार्केट में आता है। ऐसा ही है। अच्छा फहद भाई, मैंने देखा कि आप पहले जो है ना, वो आपने बताया सेल्स की तरफ, फिर फिटनेस की तरफ, फिर मार्केटिंग की तरफ, अभी मैं देखता हूँ आप टिकते नहीं है एक जगह पे, कभी मूव करते रहते हैं। तो इसके बारे में बताइए कि अब आपकी जो ट्रांजिशन है, मैंने देखा उसामा भाई के साथ 7 फिगर के अंदर आप एज अ पार्टनर जो है ना उनको ज्वाइन किया आपने, आई थिंक मार्केटिंग के अंदर जो है ना एज अ मार्केटिंग हेड आप सेल्स हेड। तो ये ट्रांजिशन कैसी है और ये कैसे हुआ? ये ट्रांजिशन तो है ही नहीं, सबसे पहली बात ये, क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि जैसे मैंने पहले बताया कि जिन लोगों ने मुझे बाद में फॉलो करना शुरू किया, मेरे फिटनेस से लोग मुझे जानते हैं, उनको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। तो फिटनेस तो बाद में आई थी। सबसे पहले तो मैंने धक्के खाए 9 to 5 के, 9 to 9 के, और अल्लाह का शुक्र है काफी अच्छे नामों के साथ मैंने काम किया है, काफी अच्छे बॉसेस, काफी खड़ूस बॉसेस के साथ काम किया है। तो बिन देयर डन दैट वाली कहानी है। इंटरनेशनल सेल्स भी किया है, नेशनल सेल्स भी किया है। तो मैंने फिर जब उसामा के साथ हम लोग एक बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, तो मैंने उसको प्रपोज किया कि व्हाई डोंट यू गिव मी अ चांस टू हेड दिस थिंग एंड सी योर सेल्स पाइपलाइन, क्योंकि सेल्स मुझसे उतनी ही मजे से होती है जितनी मजे से फिटनेस होती है। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ, लेकिन सेल्स ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। जिसको सेल्स नहीं आती उसको जिंदगी में कुछ नहीं आता। जरूरी है। बेहतरीन से बेहतरीन कंपनीज में जो सीईओज होते हैं वो सेल्स के चीते होते हैं, सही है। और जो फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का बंदा भी जा रहा होता है अगर किसी ऊपर, तो उसको कहीं ना कहीं धकेल के सेल्स में लाया जाता है कि पहले थोड़े धक्के खाओ, देखो ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ताकि तुम डॉट्स को कनेक्ट कर सको। सेल्स जो है ना, मैं सेल्स को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हर किसी के लिए, लेकिन ये बात बता दूं कि सेल्स हर बंदे का, फॉर एग्जाम्पल आप सीवी भी लेके बैठे हो सामने, तो अपने आप को सेल कर रहे हो।
बहुत लोग कहते हैं कि यार मंजन बेचता है या इसको बेचना बहुत अच्छा आता है, चर्ब ज़बान है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल्स में दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपको बेचना नहीं है, आपको बेचते रहना है। आपको अक्वायर नहीं करना, आपको रिटेन करना है, सही है। तो इट्स नॉट ट्रांजैक्शनल, इट्स ट्रांसफॉर्मेशनल, और ये जिंदगी भर चलता है। एक ये चीज है। दूसरी चीज, आप अगर ये सोचते हो कि बंदा अपना काम करके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे आ गया और वो अपना काम कर रहा है और अपना मंजन बेचना शुरू कर दिया, तो याद रखो ये बड़ी गलत चीज है, बड़ी गलत थॉट है। क्योंकि बीइंग अ 9 to 5 प्रोफेशनल, जितना बड़ा मंजन आप बेच रहे हो ना, वो कोई और नहीं बेच सकता, क्योंकि आप अपना टाइम बेच रहे हो। और टाइम जब एक दफा चला गया ना, तो टाइम सबसे ज्यादा रिसोर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अपने लाइफ की। मैं प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ ना, मैं सर्विस बना के बेच रहा हूँ, अपना टाइम नहीं बेच रहा किसी को। कोई मुझे लॉक नहीं कर सकता 9 to 5 के दरमियान। आपका 9 to 5 के दरमियान जब आप लॉक होते हो, तो मेक श्योर कि आप उस पर इतना कॉम्पनसेट हो रहे हो, और कॉम्पनसेशन भी इतना अच्छा नहीं है आपका, फिर फ्रस्ट्रेशन भी है, फिर घर पे भी आके लड़ लो बेगम से, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा है, फिर बॉस भी आपका खड़ूस है। तो बहुत सारी चीजें आप बेच रहे हो पहले ही उसी उन आवर्स की मद में। तो ये मत सोचो कि यार जो बंदा बेचता है वो गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो अपना भला कर रहा है, अपनी फैमिली का भला कर रहा है, ही इज ब्रेकिंग द चेन। तो ये है, ये थॉट प्रोसेस है। और मैंने जैसे कहा कि आई लव सेल्स, आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव लर्निंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि आई डोंट वांट टू बिकम डायनासोर एज, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ऑब्सोलीट ना हो जाऊं जल्दी। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा, मैं 38 का हो गया, मेरा बेटा 40 का हो, तो मुझे कम से कम मैं उससे आंखों में आंखें डाल के उसके लेवल पे बात कर सकूं कि उसको भी ये लगे कि हाँ वो मेरे पर, मैं उसके लिए रेलेवेंट ना हो जाऊं, वो मेरे पास आ रहा हो उस वक्त भी मशवरा लेने या मुझसे डिस्कस करने, उसको ये ना हो यार अब्बा वो क्या पता। जैसे हमारे अब्बा हैं, हमारे अब्बा बहुत मुश्किल से एंड्रॉइड पे आए थे, बिल्कुल ऐसे अपने छोटे सेल को छोड़ के। तो ये जब से आए, पहले वो अखबार पढ़ते थे, अब अखबार तकरीबन 2 साल से छोड़ दिया उन्होंने, अब सारा का सारा यूट्यूब और गूगल पे चल रहा होता। लेकिन एक बहुत कहते ना कि बहुत रेजिस्टेंस थी, वो रेजिस्टेंस मैं नहीं पालना चाहता। और मैं अभी भी काफी पेरेंट्स में देख रहा हूँ, अपने पुराने पेरेंट्स में, नए पेरेंट्स में भी, तो रेजिस्टेंस ना आए मेरे अंदर, और ये लर्निंग चलती रहे, और मैं मार्केट में रेलेवेंट रहूं, इसके लिए बहुत जरूरी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे फिटनेस भी सेल करनी है ना मुझे। फॉर एग्जांपल, इफ आई कम अप विद अ प्रोडक्ट, आई नीड टू सेल इट, ऐसे ही आई नीड टू सेल माय, अभी मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप को सेल ही कर रहा हूँ, आप भी सेल कर रहे हो, तो ये सेल्स हर जगह है। ये कंटेंट इज द पार्ट ऑफ सेल्स, सही है। तो इट्स एवरीवेयर एंड एवरीथिंग हैज टू डू विद सेल्स। तो आप किस तरह इसको कर सकते हो? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे 2-3 दफा कन्वर्सेशन भी रही मेरी, और मैंने आपके वो चीजें भी देखी। खड़ूस बॉस कोई आया आपकी जिंदगी के अंदर जिसने आपको बड़ा तंग किया है? और अच्छा, अल्लाह का शुक्र है आया। हाँ, तो वो खड़ूस बॉस की क्या ट्रेड्स होती हैं जिसको आप खड़ूस कह रहे हैं, और ताकि लोगों को भी पता लगे भाई अगर तुम ऐसे बॉस से मीट हो रहे हो या ऐसा बॉस है तुम्हारा, तो समझ लोगे भाई खड़ूस है। तो खड़ूस की डेफिनेशन क्या है? खड़ूस 2 तरह के हैं। एक खड़ूस वो हैं जो पर्सनली आपको अटैक करते हैं, सही है, और पर्सनली चीजों में ज्यादा घुसते हैं, और वो तो बिग नो है, उनको तो आप जितना पुश ऑफ करें उतना अच्छा है, और वो फिर वहां से आप निकल लें इससे पहले कि वो आपकी मेंटल हेल्थ पे टोल ले। सही। दूसरे खड़ूस होते हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद योर पर्सनल लाइफ, क्या है क्या नहीं, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। वो सिंपैथी रखते हैं आपसे, लेकिन काम की बेसिस पे आपको पुश करते हैं कि भाई ये काम कर रहे हो, ये भी करो, तुम ये भी कर सकते हो, या फिर अगर नहीं कर सकते तो आपको कम से कम इस तरह नेगेटिवली पुश करते हैं कि आप वो काम कर जाते हो। ओके, सही है। तो वो मेरी जिंदगी में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे नेगेटिवली पुश किया, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा यार अच्छा हुआ ये हो गया, ये नहीं होता, इस तरह मुझे पुश ना किया जाता, ना चैलेंज ना किया जाता, शायद मैं ना करता, क्योंकि हम हैं तो डंडे वाले लोग ना। तो और सेल्स में बहुत दफा, क्योंकि आप अगर आपने एक बंदे से कह दिया कि यार ये बड़ा खड़ूस कस्टमर है, मैं इसको डील नहीं करूंगा, तो मेरे एक बॉस ने कहा था बेटा अब आप इसी को डील करेंगे, क्योंकि उसने कह दिया कि यार ये इसका जो मसला है ना, ये इसका ब्लॉक वो है, और ये इसका लूप होल है, ये इसका स्टम्बलिंग ब्लॉक है, मुझे इसको हटाना है। तो उसने मुझ पे एहसान किया, तो उसने मेरे अंदर से वो लिमिटिंग बिलीफ हटाना चाहा कि तू नहीं करेगा ना, अब तू करेगा, इस पे तेरा अप्रेजल बेस करेगा। तो मैं कहीं ना कहीं पुश हुआ। ऐसा ही। अब मैं ये सोच के बैठ जाऊं, मम्मी डैडी बच्चे होते नहीं यार ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं है, आप मेरी समझ, लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होता है ना। अब बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ लोग, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जो आते हैं लोगों के साथ, लोग हाथ पैर फूल जाते हैं, मतलब किड्स दीस डेज बिन दैट डन दैट, 10-12 साल में ऐसी चीजें देख ली है। ये मुझे ये होता है कि यार खैर है, आपके अंदर वसत पैदा हो जाती है। तो कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं जो, और फिर एक दफा मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को, मेरे साथ बड़ा जबरदस्त हुआ था कि एक, मुझे आज तक वो लर्निंग याद है कि हमारे बॉस की क्लास हो रही थी जो उनके बॉस ले रहे थे दबा के। अच्छा। तो जब ज्यादा शोर गुल की बात आई तो उन्होंने फिर मुझे अंदर बुलाया, तो मैंने अल्लाह खैर करे, मैं 2-3 दिन मैंने क्या किया, तो उन्होंने फिर मेरे सामने मेरे बॉस की अच्छी खासी क्लास लेना शुरू कर दी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई कुछ भी करो, कुछ पेमेंट्स फंसी हुई थी, कुछ भी करो, पेमेंट्स निकालने लानी है मुझे, ये मुझे चाहिए आज, बैठो चेक लाओ, गला दबाओ उसका खून निकालो, पत्थर मारो, पथराव करो, मुझे आज पेमेंट चाहिए, क्योंकि कोई जो वो उधार की पेमेंट्स होती है बहुत ज्यादा हो गई।
अच्छा, मैं पहली दफा सुन रहा था। अब आई से नए नए बच्चे आप जाते हैं, दूसरा तीसरा दिन है, आप बड़े मम्मी डैडी बन के बैठे हैं, आप कहते हैं बड़े अच्छा एनवायरनमेंट होगा, बड़ा वेलकम दिया जाएगा। वो उनके वेलकम देने का तरीका था, वो रियलिटी बता रहे थे। और अच्छा मैं कहना कुछ लोग शुरू में मिल गए, अच्छा हुआ मुझे तो रियलिटी बता दी कि बेटा 10 साल अगर आपको रहना है तो ऐसे रहना है, तो ये जिंदगी भर रहना है। तो अब ये हुआ कि जब मैं बाहर आ गया तो मैंने अपने बॉस से पूछा, मैंने कुछ पूछना है मुझे उनसे, तो असला कह रहे जा पूछ ले। तो ऐसा मैं कमेंट डर डर के मैं अंदर गया, तो कहते हैं जी क्या हुआ। तो मैंने कहा सर आपने कहा कि हम कस्टमर को मारें, खून निकाल दें, कुछ भी करें, लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए, हमारे पैसे आ जाने चाहिए, तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा? गैंगस्टर आ गया। भोलापन। मैंने कहा यार ये बोल रहे हैं अब इतना कॉन्फिडेंस से, इतना अंदाज से, हो सकता है कल्चर हो भाई, मुझसे तो नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर पीछे खड़े रहना मेरे, मार के आगे। तो कहते हैं फादर साहब सेल्स की लाइफ में और वर्क प्लेस की लाइफ में एक बात याद रखें, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल करेक्टनेस। यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल अपने फिल्टर से स्ट्रॉन्ग करें। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको फिल्टर करके सुने। अगर कस्टमर गया तब भी तो आपकी खैर नहीं है, और अगर पैसे ना आए तब भी आपकी खैर नहीं है। नाउ इट्स योर कॉल। तो दैट वाज अ लिम्बो, आई वाज स्टक इन। कहाँ जाऊँ मैं, क्या क्या दिया इन्होंने। तो एक फिलॉसफी थी जो मुझे समझने में टाइम लगा, कि उसने भी कहा कि हाँ ठीक है यार मैं तेरी पटकता रहूंगा, लेकिन तू अब इस अदाब में रहेगा। ऐसे ही है। तो ये जितना जल्दी एक बॉस समझा दे अपने एम्प्लॉइज को, और देखें ये डॉग ही डॉग वर्ल्ड है, बहुत कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत लोग पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में ना बहुत शुगर कोट कर देते हैं चीजों को। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप एक हेल में हो तो आप सबको आगाह कर दो कि भाई हम एंजॉय करेंगे इस हेल को, और इस तरह चलेगा। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में मैंने काम किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो गालम गलोच और जो स्ट्रेस और जो सब चीजें होती है ना, वो आपको बनाती हैं। फिर आप क्या कहते हैं, यहाँ इस ग्राउंड लेवल से निकल के आप हेड ऑफिस पे जाते हैं, तो आप अच्छी अच्छी पीपीटी से बैठे हुए होते हैं, बड़े डेकोरेटेड लोग होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। तो ये बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, और ये अच्छे बॉसेस ही होते हैं जो आपको पहले से बता देते हैं। बाकी दूसरे हैं कि भाई वो घर पे क्या चल रहा है, अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, पर्सनल लाइफ। हाँ, पर्सनल लाइफ में चीजें करनी शुरू कर दी, और आपको उसको पता है कि यार पर्सनली आपको कहीं जाना, जानबूझ के आपको ऐसा असाइनमेंट दे दिया कि रुके, अपनी एक ईगो है वो समझ में आ जाता है, वो बर्दाश्त करने की जरूरत है, वो बर्दाश्त करने। अच्छा मैंने देखा अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक इंटरव्यू ले रहा था हमारी टीम के लिए, एक बंदे का, तो वो भी सेल्स से ही बिलोंग करता था, और मेरे भी एक फ्रेंड है जो कि सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर सेल्स को देखता है। सेल्स का प्रेशर जो है ना वो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन ना शक्लों पे पता लग जाता है कि यार ये बिल्कुल ही स्ट्रेस आउट हो गया। और मेरे पास जो आया उसने कहा भाई मैं मूव करना चाह रहा हूँ सेल्स में, मुझसे नहीं हो रहा। तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करता हूँ, और आपको मैं देख रहा हूँ आपको शायद उसमें मजा आता होगा। हाँ, आपकी बातों से लग रहा है। तो ये कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई किया जाए कि यार मैं इससे बिलोंग करता हूँ, मैं सेल्स के लिए हूँ भी या नहीं? हाँ देखो, ये अच्छी बात की कि पर्सनालिटी ट्रेट होता है। बहुत दफा क्या होता है कि आप जिन लोगों को एक्सटर्नल वैलिडेशन से चलते हैं ना, वो तो सेल से दूर रहें, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत कम आती है उसमें। पैट ऑन द बैक हो सकता है 11वें नंबर पे आए, 10 नंबर पे गालियां हो, 10 तक गालियां हो, तो वो कभी नहीं सर्वाइव कर सकता। जिसको ये हो कि यार मुझे हर बात पे पैट ऑन द बैक मिलना चाहिए और मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिलती ना, आई एम ओके, कोई मसला नहीं है। हाँ, जब क्रिटिसिज्म आता है ना, जब मैं थोड़ा सा वो होता हूँ कि यार ये क्या सीन है, जरा मैं इसको करेक्ट करूँ, अप्रिशिएशन नहीं मिल रही, आई एम ओके विद दैट। लेकिन बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनको अप्रिसिएशन चाहिए होती है, तो वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आती नहीं है अप्रिसिएशन, नंबर्स आते नहीं है, नंबर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको टारगेट मिलता है, अब आप किसी का हाथ पकड़ के अपना प्रोडक्ट परचेज नहीं करवा सकते। ROS ROI का गेम ही सारा यही है ना। ऐसा ही है। ROS का गेम है क्या, मुझे आज मैं 1 रुपए लगा रहा हूँ, मेरा ROS 4 का, मुझे 10 का रहेगी। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि आप 2 रुपए पे करके 20 का ROS ले लोगे। उसका मतलब ये है कि आपने अपना इनपुट डबल कर दिया, आउटपुट जो है ना वो आपके लोगों से कंट्रोल से बाहर है। आपने ऐड दिखाया किसी को, जैसे मैंने कहा था बैक स्टेज के, आपका ऐड देख के मैंने किसी और का प्रोडक्ट ले लिया, क्योंकि आपके ऐड से मुझे कुछ और याद आ गया। दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। ठीक है, तो आपने अपने ब्रांड पे काम नहीं किया, आपने चीजों पे काम नहीं किया, बहुत सारे एक्सटर्नैलिटीज हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो ये जब सेल्स में, जब तक आपका बॉस समझना चाहिए और आपको समझना चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना आपकी कंपनी में, उनको समझना चाहिए, लेकिन प्रेशर वैसे ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ के आप ठंडे हो गए तो वो क्या कोई नहीं है, तो फायदा नहीं है। तो ये एक बड़ी एक डायकोटमी है कि आपको प्रेशराइज भी रखना है हर वक्त, और आपको टारगेट्स भी लेके चलना है, क्योंकि आपके पास कोई मेजरेबल गोल होगा तो आप उसके पीछे भाग रहे होगे, आप उसको सरपास करने के लिए चल रहे होगे। लेकिन इसमें एक एड्रेनलिन है, और वो मैं अक्सर कहता हूँ कि आई जस्ट लाइक टू कॉल माई सेल्फ सेल्स एथलीट। मैंने अपने लिंक्डइन पे लिखा हुआ है, मैंने अपने फेसबुक पे लिखा हुआ है। ये मेरे पास 1-2 चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आगे जाके इंट्रोड्यूस भी करूंगा कि सेल्स और एथलेटिसिज्म का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो अगर आपका एथलेटिक माइंडसेट है,
एथलेटिसिज्म है आपकी लाइफ में, आप गोल्स करते हो, क्रश करते हो, आपको मजा आता है, जिम में एड्रेनलिन होता है, तो ये सिर्फ क्योंकि सेल्स नंबर गेम है, आ गए नजर आते हैं। ब्रांड वाला गेम नहीं है कि यार 5 साल लगेंगे, ब्रांड बनेगा, एड बनेगा, फिर स्टोरी टेलिंग होगी, इसमें नहीं, नंबर्स गेम है भाई। ये प्रोडक्ट है, ये है, रिलेशनशिप बनाया, हट किया, आपके नंबर टचिंग करके आवाज आई आपके अकाउंट में, आपने कहा यार ये सेल हो गया, सेल हो गया। तो ये जो अगर आपके पास ये एटीट्यूड नहीं है तो आप नहीं कर सकते। सही सही। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आपको सेल्स से प्यार हो। बिल्कुल ऐसा ही है। इनिशियल मतलब स्टार्ट में तो आपने सेल्स ही लाओगे तो काम चलेगा ना। और खास तौर पे अगर सेल्स भी लाओगे तो सेल्स के पुश के साथ आपको ये पता होगा कि मैंने फॉर एग्जांपल एक अच्छा तुमने याद दिलाया, मैंने कभी भी सेल्स ऐसे नहीं की कि मेरे पास ब्रांड का पुल ना हो। मैंने जितने भी लोगों के साथ सेल्स किए, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसामा के साथ भी काम कर रहा हूँ, मैंने जितने ब्रांड के साथ काम किए, आई वाज ऑलवेज बैक्ड बाय सम काइंड ऑफ ब्रांड, क्योंकि वो आपके सेल्स को करती है। तो ब्रांड की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, मार्केटिंग की वैल्यू हमेशा अपनी जगह रहेगी, क्योंकि मार्केटिंग सेल्स को हेल्प करती है। मैं अब लेके चला जाऊंगा प्रोडक्ट जो नाइकी के अगेंस्ट नेकी लेके चला जाऊंगा, मैं बोलूँ भाई नेकी ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान है, और नाइकी से बेहतरीन प्रोडक्ट हो, उसकी प्राइस भी कम हो, तो नहीं लेगा कभी, क्योंकि नाइकी के पीछे जो ब्रांड का पुल है वो मेरी सेल्स को भी पुश नहीं कर सकता। ऐसा ही है। सॉरी, नेकी के पीछे, लेकिन नाइकी के पीछे है, मैं जाऊंगा 90% काम होगा, 10% काम हो सकता है प्राइस राइस में हो, या फिर जगह वगैरह का हो, या फिर प्रेफरेंस हो, तो वो हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप मार्केटिंग ब्रांडिंग को भी साथ लेके चलें, लेकिन सेल्स की आपके अंदर वो होनी चाहिए, बेचने की चाह होनी चाहिए कि यार ये बिके, क्योंकि एट द एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट सेल्स। ऐसा ही है। अच्छा, इसके अंदर कुछ आपका फ्रेमवर्क है सेल्स को लेके? अगर किसी की सर्विसेज से रिलेटेड में बात करें तो सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट है किसी के पास, और वो उसको सेल आउट करना है, सेल्स करनी है उसको कंटिन्यूसली, तो क्या सेल्स फनल है आपके पास उसके, या फिर आप क्या हेल्प आउट कर सकते हैं इसमें, सिखा सकते हैं इसमें? यार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास तौर पे जो सेल्स वाले लोगों के लिए ना, कभी भी जितने जैसे मेरे पास आते हैं कि यार हमने 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो आपकी बात सुनते हैं, प्रोपोजिशन सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं ठीक है विल कम बैक टू यू, और हमें ये चीज़ चाहिए, और बड़े इंटरेस्टेड होते हैं आपके प्रोपोजिशन में, तो आप उनको बताते हो। दूसरे होते हैं कि बहुत ऊपर से आते हैं कि यार बात हो गई, उसके बाद बोलते हैं यार हमें 3-4 लोगों से बात हो रही है, तो पहले ही आपको थोड़ा सा एक बैक फुट पे लेकर आते हैं, बल्कि नहीं फ्रंट फुट पे लेकर आते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर का वो एक सेल्स में जगा देते हैं। तो हमेशा बीइंग अ सेल्स पर्सन ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, नेवर फॉल इनटू दिस ट्रैप, कि यार हम 2-3 लोगों से बात कर रहे हैं, ये क्या है उनकी, और कभी-कभार तो बता भी देते हैं कि उन्होंने तो ये दिया, उन्होंने ये दिया, ताकि आप जो है ना अग्रेसिव होता है, वो अग्रेसिव हो जाता है। अच्छा वो इसका मतलब है कि आपकी शुरू से प्रोपोजिशन में कोई मसला था और आपके साथ कोई इशू था। अभी कुछ अर्से पहले मेरी एक बहस हुई थी एक बंदे से, तो कहता है आपकी प्राइस तो कुछ हमारी सर्विसेज में कुछ एक चीज थी जो कि प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं थी, वो खैर मेरी गलती थी। तो जब उन्होंने डिफाइन कर दिया उनको, मैंने कहा ठीक है, हम शुरू में हमने जब नया आया था, चीजें सीख रहा था मैंने, तो मैंने को डिफाइन कर, मैंने कहा भाई ये सीन था। तो कहता फात भाई इस तरह तो प्राइस आपकी जस्टिफाई नहीं होती, और आप इतनी प्राइस कर रहे हैं, फला आपकी तो प्राइस इतनी होनी चाहिए थी, कैसे जस्टिफाई होती है? मैंने कहा ठीक, ब्रांड की प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं, आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू डिफाइन माय प्राइसिंग के व्हाई डू आई डू दिस। हमारे पास लाख का रिटेनर भी है, हमारे पास मिलियन का रिटेनर भी है, हमारे पास 2 मिलियन का रिटेनर भी है। तो अब मैं क्या आपको जस्टिफाई करूंगा मिलियन के रिटेनर क्यों कर रहा हूँ, और आप मुझसे कह रहे हो 50,000 चार्ज करूंगा मेरे पास, तो मैं तो उसको भी जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो ये इस ट्रैप में ना हो कि आप अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर दो। यार ये आपके पास अपने क्लाइंट्स हैं, वो डेफिनेटली आएंगे, आपकी एक प्राइसिंग पॉलिसी है, आप उससे नीचे नहीं जा सकते। एक बंदा फ्रीलांसर अलग होता है, एक टीम को लेके बैठा हुआ बंदा अलग होता है, उसकी अपनी कॉस्टिंग अलग होती है, सब कुछ है। तो ये, और सबसे पहले ये चीज देखें, और दूसरा किसी भी कस्टमर को ना सेल करने की कोशिश ना करें, सेल नहीं करें। मुझे आप देखो, जब भी आप कहीं जाते हो, किसी जगह पे दुकान में घुसते हो, आपके पास सेल्स में आके खड़ा होता है, आपकी अड़ जाती है, ऐसे ही आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हो, वो पुश कर रहा होता है आपको, जी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ। अगर वो दोबारा आपसे पूछेगा तो आपकी अड़ेगी, फिर आप जाओगे नहीं, और आप चाहोगे वो कट जाए आपके पास, कट जाए, सही है। और इसी तरह एक बड़ा मशहूर फिलोसोफर है, वो साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियरल साइकोलॉजी में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा था कि नोबडी लव्स टू बी सोल्ड बट एवरीबडी लव्स टू बाय। ऐसा ही है, सही है। वो चाहता नहीं कि मुझे बेचा जाए, लेकिन उसे खरीदने का शौक है, सबको शौक है, मुझे भी शौक है। तो जब आपको ये लग रहा होता है ना कि आप किसी को बेच रहे हो, तो आप हेल्प आउट करो। क्रिस डो की बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, आप हेल्प आउट करो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई, मैं रिसेंट एग्जांपल्स लूं जो मैंने अपने प्रीवियस लर्निंग से ली है, कि सबसे पहले क्लाइंट आता है, पहले समझो कि सेल हो भी सकती है या नहीं हो सकती, इसके ऊपर बनती भी है। हाँ, हमारे मसला सारा ये है कि क्लाइंट आगे सबसे मुर्गा काटो, घेरो और उसको अंदर लेकर आओ। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, सिर्फ डिस्कशन करो, प्रॉब्लम समझो, अपने मैच करो कि यार आपका कोई एक्सपर्टीज है इस चीज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एसईओ अभी हम इन हाउस नहीं करते, सही है, तो एसईओ में साफ साफ मना करता है, इन हाउस टीम नहीं है, हम डेवलप कर रहे हैं।
पेड एड्स की सर्विसेज हमारे पास हैं। तो अब पेड एड्स पे जब उसकी बात होती है तो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट अपॉर्चुनिटी जहां मैं पिच कर सकूं कि हाँ यहाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। तो या फिर कौन सा ऐसा बंदा है जो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत दफा ऐसा भी होता है कि मैंने अगर किसी को 2 लाख चार्ज किया, बोलता है कि यार मुझे तो 1.25 लाख की आगे से कोटेशन मिली है, मैं बोलता हूँ मैं आपको लाख में दिला सकता हूँ, मैं आपको 75 में दिला सकता हूँ, 75,000 में। तो कह रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, लेकिन आई नो पीपल हु कैन डू दिस, आई कैन हेल्प यू आउट विद देम। तो आप क्यों नहीं करते हैं? मेरी पॉलिसी नहीं है और मुझे पता है मैं क्यों चार्ज कर रहा हूँ, इतना चार्ज कर रहा हूँ। अगर अब आपने मुझे बता दिया आपकी वो लिमिटेशन क्या है, उसमें आई कैन हेल्प यू आउट, बट आई कांट गो दैट डाउन। तो उसमें आपकी प्रेस्टीज होती है, आप हमेशा अपना प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, एज एन एम्प्लॉय किसी और का प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, तो हमेशा याद रखो कि एक लेवल आता है जहां पे आपको डेस्परेशन नहीं दिखानी होती। स्टार्ट ही डेस्परेशन से नहीं करना है। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि सोल्यूशन, आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, और दूसरा देखो सोल्यूशन बनता भी नहीं बनता है। नहीं बनता है तो हो सकता है किसी बंदे को कंधा चाहिए और रोने के लिए सुन लो, और आपको पता हो कि हाँ यार इसका मसला ये है, तो आपकी वो हेल्प कर सकता है। ऐसे ही इसमें मैं लोगों को ये कहता हूँ कि मुझे जो पहला क्लाइंट जो मिला था वो सिर्फ हेल्प करने में मिला था ना, वो कहीं थे तो मैंने कहा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मीटिंग करी, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि, और मुझे कहीं ना कहीं ख्याल भी नहीं था कि मैं इनको कुछ बेच रहा हूँ या कुछ, वो उनको हेल्प करी, थोड़े दिनों बाद जो है ना वो आ गए, और मैंने कोई आखिरी क्लाइंट 1-1.5 साल पहले लिया होगा। बताने का मकसद ये है, बट अभी भी लोग जब आते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि उनको मैं हेल्प आउट कर दूं, यार ये है इस तरह हो सकता है, आप इसको रेफर कर दिया, उसको रेफर कर दिया। तो मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व करी, जहां इंसान को सामने वाले को ये लगा ना कि बेच रहा है, हाँ खरीदना है उसको, हाँ खरीदना है, लेकिन पुश करोगे ना तो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड वाले आपको कॉल करते हैं, सही है भाई, ये क्रेडिट कार्ड बेस पे खुशी हो जाते हैं कि यार नहीं है, अगर मैंने ले भी लिया, फिर अगर फॉर एग्जांपल नहीं लिया तो बता दें कोई जो लेना चाहता हो, यार व्हाट्स इन इट फॉर मी। फिर अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा तो फिर वो रोने शुरू कर देते हैं कि सर मेरा टारगेट फंसा। यार इट्स योर टारगेट। तो आप सबसे पहले ये देखो कि आप किसी को सेल कर रहे हो तो आप अपनी वजह सेल नहीं कर सकते कि यार मैं फंसा हूँ। अभी कुछ अर्से पहले हमने पिछली कंपनी में एक बंदे को फायर किया था जो मेरे नीचे था, तो हमने उसको बड़े पोलाइटली वे में उसको इस तरह फायर किया था कि हमने उसको बताया था कि भाई आप नंबर्स नहीं ला रहे हो। तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास कितना टाइम है, तो मैंने कहा हम तुम्हें महीने का एक प्रोबेशन दे सकते, मतलब महीने का एक नोटिस दे सकते हैं। तो बोला महीने में अगर मैंने ये सेल क्लोज कर दी तो क्या गारंटी है? तो मैंने कहा भाई मैं चाहूंगा ही नहीं, क्योंकि जो चीज तुमसे 6 महीने में क्लोज नहीं हुई, असल चीज है ना, 6 महीने में क्लोज नहीं हुई, अब तुम क्या करोगे? अब तुम आओगे डेस्परेशन मोड में, और अब सुपर डेस्परेट मोड में आओगे। तो तुम सिर्फ खुन्नस लेके उसको क्लोज करना चाह रहे होगे, और अगर वो ऑन बोर्ड आ गया तो वो उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से आना चाहिए था। तो सेल्स इज नथिंग टू डू विद योरसेल्फ, इट हैज टू डू विद द पर्सन हु यू आर सेलिंग, कि उसको देखो पहले। एक दफा वो ऑन बोर्ड आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने उसामा खान के साथ जब पहली पिच पे गया था तो मैं डर गया था। उसामा ने जब पिच किया था तो बंदा 10 कदम दूर चला जाए, ऐसी पिच थी वो। लेकिन मैंने उसामा से सीखा उसमें खास तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ जिस कन्वेंशनल सेल्स से हम थे तो हमारे पास सेल्स करनी थी, और चाहिए कि हमें ना डेकोरेटेड हो ये हो। उसामा का क्या था भाई, सच बात ये कि ये होता है, ROS इतना होगा, ऐसे होगा, और गारंटीज नहीं होती। भाई हमें गारंटी चाहिए 10वें दिन की, 30वें दिन की, 6 महीने में क्या होगा। तो वही लोकस ऑफ कंट्रोल की बात आ गई। तो उसामा ने साफ साफ कहा कि देखें ये चीजें नहीं है, हम 110% अपने इनपुट की वो देते हैं, और विल बी एजुकेटिंग यू, विल बी एजुकेटिंग ईच अदर, और फिर कहीं जाके हम लर्न भी करेंगे और इसको ग्रो भी करेंगे। हमारे पास केस स्टडीज हैं जिनको हमने हो सकता है शुरू में ROS उसका डिप हुआ, लेकिन उसके बाद क्वाड्रुपल भी हुआ है। तो ये चीजें, अब उसमें बंदा क्या करता है, बंदे सामने जब बैठा हुआ था ना, उसको चाहिए होती गारंटी, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाता है, बोला यार ये लोग ना ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड एंड वी डोंट वांट टू शो इट ऑन द अदर साइड। तो अब अभी रिसेंटली हम एक जगह गए हुए थे, तो उन्होंने साफ साफ हमें कहा कि यार वी हैव हैड वेरी बैड एक्सपीरियंसेस। तो मैंने कहा द प्रॉब्लम इज यू ऑलरेडी हैव बैड एक्सपीरियंसेस व्हिच यू आर नाउ प्रोजेक्टिंग अपॉन अस। ठीक है, तो अगर हम, तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी एजेंसी से साथ काम कर चुके हैं आप? कह रहा है कि यू मस्ट बी 7th वी आर टॉकिंग टू। मैंने कहा हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? तो कह रहा है विद इन 2 years। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि 2 से 3 महीने आपने एक एजेंसी को दिए, 2 से 3 महीने तो बाल भी बीका नहीं होता। ऐसा ही है, क्या करना चाह रहे हो आप? फिर वो SEO का जी कह रहे हैं कि मैं तकरीबन 1 महीने में मुझे रिजल्ट चाहिए, SEO की रेटिंग अच्छी चाहिए 1 महीने में। तो मैंने उसामा से कहा, मैंने कहा उसामा हाउ मच टाइम डज इट टेक? तो उसामा कहता है पोकर फेस बना के 8 months। तो फिर वो उसकी अड़ के सामने से कि यार आप लोग कैसे लोग हैं, आप लोग कोई गारंटी लेने तैयार नहीं है, मुझे कैसे आप बेच रहे हैं, आपको तो बता ही नहीं रहे कुछ। तो हमने कहा ये दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू मेक श्योर कि हम किसी को गारंटीज नहीं बेच रहे हैं, हम अपना प्रोपोजिशन बेच रहे हैं। फिर उसने कहा कि ठीक है, यू डोंट हैव द बिजनेस नाउ। तो मैंने कहा दैट्स रियली कूल बिकॉज नाउ वी कैन बी मोर ओपन टू यू अबाउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद इन योर हेड। तो फिर हमने उसकी और थोड़ी सी बजाई कि भाई अब तो हमें बिजनेस नहीं मिलता, अब हम बताते हैं कि आपको बिजनेस अगर मिल भी गया ना तो सिर्फ लोग इसलिए आपको देंगे क्योंकि आप 8वीं एजेंसी के पास जाओगे, वो बोलेंगे यार नहीं कोई मसला नहीं, गारंटी हम देंगे। आपने
2 साल में 7 एजेंसीज के पैसे में 3-3 महीने के लिए पैसे डाल दिए, उनका भला कर दिया, आपका भला नहीं हुआ। ये कहाँ का इंसाफ है? एक बंदे के साथ 6 महीने 12 महीने चलो तो सही, सोशल प्रूफ है किसी के पीछे, ब्रांड्स का प्रूफ है किसी के पीछे, वही बात आ गई, पेट कम करना है 2 महीने में 3 महीने में, सेम इज द केस हियर, पेशेंस कहीं भी नहीं है। सही। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बताइए, क्योंकि आपने पूरी जर्नी अभी आपको कांग्रेचुलेशन उसके ऊपर भी कि 10,000 सब्सक्राइबर आपके कंप्लीट हो गए, तो वो उसके बारे में बताइए कि वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर, कैसे आपने ग्रो किया, कैसे नीच डाउन किया अपने आप को। यार, पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट what I stand for, as far as my family values are concerned, my work ethic is concerned, fitness is concerned, everything that goes on in my life. छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो किसी का भला कर सकती हैं, वो मेरी पर्सनल ब्रांड का पार्ट है। और खास तौर पे आपकी वैल्यूज क्या है, आप किन वैल्यूज पे स्टिक करते हो। फॉर एग्जांपल, फिटनेस में बहुत दफा बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छे एवेन्यूज है जहाँ से वो बहुत अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट मैनर है। सही है। मतलब मुझे बहुत दफा ऐसी ऑफर्स भी आई जो मुझे लगा कि यार ये क्या कर दिया। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने मुझे कहा कि फॉर एग्जांपल एक अंडरवेयर का ऐड करना है, सही है। तो मैं शुरू में मैंने कहा चलो बॉक्सर्स का ऐड कर लेंगे कुछ है। तो उसने मुझे कहा कि बड़ी अजीब सी अनएथिकल प्रैक्टिस है, तो मुझे समझ में आई कि भाई क्या क्या होता है। तो उसने कहा कि आपको बड़ी छोटी सी अंडरवेयर है, सही है। और उसके बाद एक और उसने बात की जो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, उसने बड़ा अच्छा पैकेज मुझे बताया था, ये सब कुछ है, वो फोटोग्राफर भी था, सब कुछ था, क्योंकि उसमें गंदगी भी बहुत है। तो उसने कहा कि आपको जो अंडरवेयर का फ्रंट है ना, उसमें मोजे रखने पड़ेंगे। अच्छा, सही है। सॉक रखना पड़ेगा तो साइज एनहांस करने के लिए। मेरे लिए कोई नई बात थी, मैंने कहा यार क्यों? तो उसने बताया कि यार दिस इज नॉर्म, दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंडस्ट्री, एंड सॉरी आई एम नॉट कट आउट फॉर इट, और मैं कभी करूंगा भी नहीं। और मैंने अगर सोच भी रहा था तो मैं फौरन हट गया, वरना पैसे अच्छे थे, मैं कर सकता था, हो सकता था। फिर इसी तरह हमारे एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने मुझे कहा था कि चड्डी का ऐड करना है, तो इन्फ्लुएंसर के साथ तुम हो गए और तुम्हें बस ऐसे करके खुजाना है, ऐसे करना है। तो मैंने कहा डू आई लुक लाइक दैट कि मैं ऐसे करके खुजाऊंगा सबके सामने? मतलब मैं सही है, सेक्स लाइफ की बातें कर लेता हूँ सामने बैठ के, बट दैट्स डिसेंट मैनर। तो आपका पर्सोना डिपेंड करता है, आपकी ब्रांड की स्टोरी डिपेंड करती है कि आप अपने ब्रांड को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। मोर ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूज द प्रॉब्लम्स यू एंजॉय टू डिस्कस या यू एंजॉय टू डील विद। सेक्स लाइफ के इश्यूज जो भी हैं, मैरिटल लाइफ के इश्यूज जो भी हैं, रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज हैं, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सही है। आई रियली फील अबाउट देम। पेरेंटिंग के इश्यूज मेरे दिल के बहुत करीब है, आई रियली फील फॉर देम। वर्क लाइफ, सेल्स, मार्केटिंग, पॉलिटिकल करेक्टेडनेस हो गया, ये सारी चीजें हो गई, किस तरह डील करना है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, तो कंटेंट क्रिएशन, ये वो सारी चीजें। फॉर एग्जांपल, मैं रिलीजन पे बात नहीं करता था, मैं पॉलिटिक्स पे ना होने के बराबर बात करता हूं। दैट हैज नथिंग टू विद मी। मतलब जो चीजें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने छोड़ा हुआ है, मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत दफा लोग क्या कहते हैं, दे जंप ऑन द बैंडवैगन, कुछ भी चल रहा हो तो उसपे वीडियो बना लेते हैं और उस पर फिर बोलना शुरू करते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है कि हर बहती गंगा में अपना हाथ धोने। मेरा एक तरीका है, मेरे कंटेंट्स, अगर कोई कंटेंट मैच करेगा मैं जरूर बात करूंगा उस पर, लेकिन ये नहीं है कि हर चीज पे मेरी राय होना जरूरी है। तो अपनी पर्सनल ब्रांड को थोड़ा सा होन करें, थोड़ा शार्पन करें, वो प्रॉब्लम्स चूज करें जिन प्रॉब्लम्स के लिए आप गालियां सुनने को तैयार है, और आप कहते हैं कि यार अगर इस प्रॉब्लम में गाली भी पड़ रही है ना, मुझे कोई मसला नहीं, आई स्टैंड फॉर दिस प्रॉब्लम। ऐसे है, सही है। तो ये पर्सनल ब्रांड का बहुत जरूरी है। और पर्सनल ब्रांड कभी भी ऐसे नहीं होता कि यार मैं किस फील्ड में जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे ट्रैक्शन कहाँ से मिलेगी, मुझे व्यूज कहाँ से मिलेंगे, क्या होगा। क्योंकि इरफान जुनेजो ने बड़े जबरदस्त एक दफा कहा था कि अगर आपने आज वो कर लिया जो दुनिया देखना चाहती है, तो आप अगले 10 साल वो करना पड़ेगा जो आप हो नहीं एक्चुअली, सिर्फ इसलिए कि आप उनको दिखाना चाह रहे हो। ऐसे ही है। इरफान जुनेजो की स्टोरी जो भी है बड़ी रिमार्केबल है। 2016 से करना शुरू किया, गंजी स्वैग को देख लो, डॉक्टर वसीम को देख लो, ये सब स्टिक रहे। 10 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन अगेन बात सब्र की आती है, किसी के पास है नहीं, किसी के पास है नहीं। और पर्सनल ब्रांड में सब्र का बहुत। अच्छा, अगले 10-20 साल में क्या विजन है आपका अपने आप को लेके, कंटेंट को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके? यार विजन बेसिकली यही है कि मुझे मल्टीपल बिजनेसेस में अपने आप को काम करना है, ठीक है। मैं असल में चाहता हूँ कि मैंने एक यासिर अकील भाई के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने 4 साइकिल्स ऑफ लाइफ की बात की थी कि पहले हम एम्प्लॉय होते हैं, फिर हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, फिर हम एंटरप्रेन्योर होते हैं, फिर हम इन्वेस्टर होते हैं, सही है। तो आई वांट टू गो थ्रू ऑल दीज 4 सर्कल्स एज सून एज पॉसिबल इन माय लाइफ, ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत बड़ा एक मेरे बैक ऑफ माइंड पे है कि यार
दिस इज समथिंग आई वांट टू अचीव एज सून एज पॉसिबल इन माय लाइफ। भले वो 40 में आए, भले वो 50 में आए, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम जितना जल्दी, नॉट बिकॉज आई वांट टू बाय और परचेज सो मेनी थिंग्स, जस्ट बिकॉज आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम एवरी अदर टेंशन इन माय लाइफ कि यार ऐसा क्यों है, क्योंकि जितने पैसे आपके पास होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उतनी हैप्पीनेस आती है, इसका मतलब है उतनी फ्रीडम आती है, और फ्रीडम इक्वेट्स टू हैप्पीनेस। ऐसा ही है, जो फ्री होता है वही हैप्पी होता है। लोग बेसिकली हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे होते हैं, फ्रीडम को छोड़ देते हैं। ऐसे ही। तो ये नहीं होता उसमें बहुत दफा, और एलेक्स हॉर्मोजी को सुन के भी काफी ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं लाइफ में, कि इट्स ऑलवेज योर हैप्पीनेस इक्वेशन कैन बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अनदर हैप्पीनेस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल किसी के लिए $1 मिलियन हैप्पीनेस है तो आपके लिए हो सकता है वो 100 मिलियन भी हैप्पीनेस हो, क्योंकि आपके जो मीन्स हैं लिविंग के वो आपके कंट्रोल है और आप चीजों से डिटैच्ड है। तो ये जरूरी है कि मैं अपने लिए इन चीजों पे करूँ, खासतौर पर मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल में रहते हुए, मिनिमलिज्म पे रहते हुए, डिटैच करके अपने आप को कम्युनिटी डेवलपमेंट में। और खास तौर पे मेरा जो एक मकसद है वो ये है कि यार एटलीस्ट पीपल शुड नो मी व्हेन आई एम गॉन। सही है, कंटेंट बनाने का मकसद ये है कि यार मेरे बच्चे देखें, उनके बच्चे देखें, उनके बच्चे देखें कि यार हमारे बाप दादा व्हाट दे स्टूड फॉर, ऐसे ही व्हाट दे स्टूड फॉर। मीनवाइल आई अर्न आउट ऑफ इट, आई अर्न रिस्पेक्ट आउट ऑफ इट, आई अर्न फेम आउट ऑफ इट, दैट्स सेकेंडरी अगेन। लेकिन ये है कि बिजनेस में आई जस्ट वांट टू बी इनटू 3 to 4 वर्टिकल्स। जैसे मैं अभी उसामा के साथ भी कर रहा हूँ, मैं फिटनेस कोचिंग भी करता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन में भी हूँ। अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जोन में या उससे? हाँ, एंटरिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, एंटरिंग सही। क्योंकि ये जो ई कॉमर्स वाली चीज है ये फिर आप उसमें आ जाएगी डेफिनेटली। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत एंजॉय किया वो ट्रांजिशन। सेकंड में अब एंटरिंग इनटू थर्ड, क्योंकि मैं अपना ये जो अपना फिटनेस है उस कोचिंग को लेके भी थोड़ा सा आगे मेरे प्लान्स हैं, थोड़ा इसकी भी जैसे प्रोडक्टाइज कर रहा हूँ कुछ चीजों को, 1-2 लोगों से बातचीत चल रही है एंड पार्टनरशिप, तो वो चीज भी हो गई। तो डेफिनेटली अगले जो 10 साल हैं वो अगले 2 क्वाड्रेंट्स के हैं, पहले 2 क्वाड्रेंट्स हो चुके हैं, तो ये सीन है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन पे और इन सब चीजों पे बिलीव रखते हैं आप, और इसको कभी प्रैक्टिस करते हैं आप साथ में? यार मैनिफेस्टेशन या विजन बनाना, समझ गया, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, वो इंटेंशनली नहीं करता, हाँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होती है, तो वर्क करता है। आपने देखा कि इस तरह की जो आप सोचते हो, जो आप यार करता है ना? करता है, बिल्कुल करता है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि इंतहाई बुलशिट है, एंटायरली बुलशिट है। मैंने जैसे कहा ना कि वो रिवर्स इंजीनियर अगर आपने कर लिया, मैंने जैसे एक बंदे को किया हुआ, एक मॉडल है मेरे ध्यान में कि मुझे ऐसा होना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि मेरी बेटी है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी किसी आगे जाके किसी बंदे को चूज करे तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज वो देखे, तो मैं चाहता हूँ मैं वो एग्जाम्पल बन के दिखाऊं कि मेरी बेटी बोले कि हाँ यार ये वो बंदा है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। सही है। इसी वजह से मुझे अपनी बेगम से भी बहुत दफा पोलाइट होना पड़ेगा जहां मैं नहीं पोलाइट होना चाहता, सही है, क्योंकि मेरी बेटी चेकआउट कर रही है। बहुत दफा मुझे अपनी बेगम को आई हैव टू लेट हर शाउट एट मी या आर्ग्यू विद मी, क्योंकि मेरी बेटी को पता हो कि जब चीजें गलत होती हैं तो यू कैन स्टैंड फॉर योरसेल्फ, तो आई हैव टू कीप क्वाइट। और एक बंदे का अच्छा है कि वो सुने दूसरे साइड की। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं मॉडलिंग में आ रही हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मेरे भी जहन में है कि भाई मुझे वो काम करना है और अपने बच्चों के लिए करना है और कहीं ना कहीं इस चीज को सही है सफल करना। अच्छा, आप स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करते हैं या फिर आपका दिन कोई प्लान्ड होता है, या फिर? मेरे मील्स प्लान्ड होते हैं, मील्स प्लान्ड होते हैं और मेरा वर्कआउट टाइम प्लान्ड होता है। उसके अलावा मेरा जो वर्क है वो साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि मील्स का खास तौर पे ये है कि अगर आपने उसको प्लान नहीं किया हुआ और मेरे पास बॉक्सेस होते हैं 2 से 3 बॉक्सेस होते हैं जो पूरे दिन के मेरे काफी होते हैं, इसमें बीफ भी है, चिकन भी है, राइस भी है, कोई रोटी के रोल बनाए हुए हैं, कुछ है, बीच में कुछ नट्स हो गया या पीनट बटर सैंडविच हो गया। तो ये छोटी मोटी चीजें ऐसी हैं जिसमें कोई सालन वालन नहीं है जो मैं कैरी ना कर सकूं। बहुत कैलकुलेटेड मील्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स चलते रहते हैं। मतलब आजकल तो खैर चीजें आउट जा रही हैं, थोड़ा सा बाहर का खाना भी हो जाता है, लेकिन ये है कि वही वाली बात है ना, स्नोबॉल इफेक्ट का। अगर मैंने आज खा लिया तो मैं ये नहीं कर सकता कि यार अब तो खा लिया, अब क्या हो। तो अल्लाह का शुक्र है वो मेरी प्रैक्टिस है कि अगर फॉर एग्जांपल हफ्ते में 2 दफा भी हो गया तो मुझे अब ये सोचना है कि अगले 2 हफ्ते में 1 दफा हो। तो मैं कम से कम ट्रैक रखता हूँ चीजों का कि यार मैंने इतना खा लिया ना तो मैंने अपने आप को बहुत रिवॉर्ड कर लिया, मैं ये नहीं करूंगा। तो ये इस तरह रूटीन चलता रहता है। और मैं ये लोगों को भी कहता हूँ कि बहुत रेजिमेंटेड रूटीन चला नहीं सकते आप, नहीं चला आप एक हद तक चल सकते हो। और खास तौर पे उसमें आपको फ्रीजर भरा होना चाहिए आपका, कि आपने निकाला उसको माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया या गर्म करवाया और आपने खा लिया। और बाकी वर्कआउट के लिए सिलेक्ट अ टाइम दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। खास तौर पे मेरे लिए सुबह का टाइम सही है। व्हेन आई क्रश द वर्कआउट, I have so many things to do in my life and the most important thing has been taken care of, which is workout. तो वो भले heavy workout हो, भले कुछ भी हो, अब मैं फारिग हो गया हूँ, फजर के बाद मैंने वर्कआउट कर लिया, I'm sorted। ऐसे ही है, अब दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता रहे, कम से कम मैंने वर्कआउट कर लिया। अच्छा, जैसे कि ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन जब आपके बच्चे होते हैं, आप
एज होती है, तो उसमें फिर आपको टेंशन भी होती है कि यार इनकी पढ़ाई का खर्चा, ये सब चीजें, तो उसको कैसे मेंटल एंजाइटी को या फिर जो वो सब मेंटल फिटनेस को किस तरह आप मैनेज? यार वो सब करेगा कौन? आप ही करोगे ना। तो आप फलक्रम हो, अब वो सीसॉ पे बेस कर रहा है, ऐसे ही है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को सही रखना ही रखना है। जितने भी मसले आए, टेंशन आए लाइफ में, आपको ये पता है कि यार अगर वो चीजें आपको अफेक्ट कर देंगी तो एट द एंड ऑफ द डे आप अफेक्ट हो गए, तो वो लोग अफेक्ट होंगे जिनका आप टेक केयर कर रहे हो। तो ये थॉट प्रोसेस जो है, ये आपको अपनी सेल्फ स्टीम भी और अपना सेल्फ इमेज भी सही करके दिखाता है कि यार आई हैव टू बी ओके फॉर देम। तो मेरे लिए तो ये है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं 40 साल की उम्र में चाहता हूँ कि मेरा बेटा 40 साल का और मैं उसे इस तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह उसके लेवल पे हूँ। तो ये मेरे पास एक गोल है, लॉन्ग टर्म पिक्चर है। तो अगर इसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं कभी भी अपने ट्रैक से हटूंगा नहीं। यहाँ पे ये है कि लोग बेसिकली अपने आप को जाया कर देते हैं, अपने आप को दान कर देते हैं कि यार मैं उन लोगों की वजह से अपने आप को मैं सफर कर रहा हूँ या मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आपको सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और खासतौर पर अपने आप को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप उनसे रिटर्न मांग रहे होंगे अपनी मेहनत का, तो वो आगे निकल चुके होंगे अपनी लाइफ पे। ऐसा ही है, हर लोग निकल जाते हैं। और आप उनसे ये नहीं कह सकते मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, बिकॉज़ दे डिड नॉट आस्क फॉर इट। ये हमारे साथ भी होता है। बीइंग ऑन द अदर साइड, हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमने तुम्हें किया तो हमें रिटर्न चाहिए, कुछ चाहिए। तो ये चीज गलत है। आई डोंट वांट दिस टू हैपन विद माय किड्स, एंड आई वांट फ्यूचर पेरेंट्स और प्रेजेंट पेरेंट्स के वो इस बारे में काम करें। तो ये जरूरी है कि हम इसको मद्देनजर रखें। सॉरी, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? मेरा सवाल यही था कि मेंटल हेल्थ के लिए। हाँ, तो मेंटल हेल्थ, तो यही मेंटल हेल्थ के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखें। आपकी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहेगी तो आपकी दूसरों की रहेगी। आप जब घर पे आओगे, आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, आप चीख पुकार करोगे, बेगम से सही से बात नहीं करोगे, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। बच्चों के ज़हन में ये रहेगा कि यार घर से काम से आने के बाद ना इंसान को भरमबाजी में रहना चाहिए, तो वो आगे लेके चलेंगे इसी चीज को। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि यार मुझे घर पे आके बिल्कुल स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है और बिल्कुल ऐसे करना है जैसे मैं अभी मुझे लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे टेंशन नहीं देनी है, सही है, इनके एग्जाम है, सही से काम करना है, सब कुछ करना है। क्या एक्टिविटीज है आपकी कि जब आप मतलब हर किसी को जो है ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं, एक्सेल, कोई जर्नलिंग करता है, कोई अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं, तो आप जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो वो क्या? आई कंज्यूम कंटेंट। ओके, आई कंज्यूम कंटेंट, और पॉडकास्ट देखना, अपने मतलब के लोगों को सुनना, आई जस्ट लिसन टू देम मोर। लेकिन जो वो जितनी सारी अंदर चल रही होती है, वो मैं जर्नलिंग कर रहा होता हूँ। हाँ, मैं लेके बैठता हूँ अपने साथ। बहुत दफा मैं अपने लैपटॉप पे नोट्स ले रहा होता हूँ, बहुत दफा मैं अपनी डायरी लेके बैठता हूँ, उसमें लिख रहा होता हूँ। ये अली अब्दाल जो है ना, इससे बड़ी हेल्प आउट करी ना इस चीज के अंदर ना। अली अब्दाल, ये मुझे कोई पिछले 6 महीने हो गए होंगे कि मैं जर्नलिंग मैंने शुरू करी है। तो जब कहीं ज्यादा कुछ होती है ना तो मैं लेके बैठ जाता हूँ, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, अपने आप से ही ना रात को लेके बैठ गए हम 2-2 पेजेस, 3-3 पेजेस, बट उसमें इतना हेल्प आउट होता है। आप जो एंड में, हाँ, उसमें एंड में जो कंक्लूजन बनाते हो, अच्छा यार ये चल रहा था, और उसके बाद सब कुछ खत्म, वैनिश। आप अपने आप को ना आइसोलेट करते हो सिचुएशन से। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन उसका भी कंटेंट, खैर, अली अब्दाल लेजेंड है भाई। तो अच्छा, अब इसको हम एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। हम मेरे अक्सर सबसे सवाल यही होता है कि वो लोग जो कि अभी तक जिनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं, सोच भी रहे हैं मुझे ये करना है, मुझे यूं करना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे अपने आप को बेहतर करना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। एक लोग हैं जिनके दिमाग में चल रहा है, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपके लिए, आपके पास से? और दूसरे वो लोग जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है और जिनको थोड़ा सा पुश चाहिए और कि यार मैं मतलब चल सकूं, मतलब आगे और एक्सीलेंस की तरफ जा सकूं, तो इन दोनों के लिए क्या एडवाइस देंगे? यह जो स्टार्ट आउट करना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगा, एक्सटर्नल वैलिडेशन पे ध्यान ना दें, क्योंकि आप जितने भी मशवरे लेंगे लोगों से, मशवरे लें, लेकिन उसमें अपनी इम्पोर्टेंट अपने काम की चीज़ें निकालें। उनके एक्सपीरियंसेस को अपने एक्सपीरियंसेस पे प्रोजेक्ट ना होने दें। उनकी स्टोरीज डिफरेंट है। जैसे सेल्स में बहुत सारे लोग काम नहीं करते, तो हमेशा बोलेंगे भाई सेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, खुदा का वास्ता। बट व्हाट इफ यू एंजॉय सेल्स, व्हाट इफ यू एंजॉय प्रेशर? उनको नहीं पता आपके बारे में, हो सकता है आप उससे को बहुत चीता वो निकाल लो। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल मार्केटिंग में होता है, लोग अपैरल के ब्रांड्स निकाल रहे हैं, तो हम किसी अपैरल को ये नहीं बोल सकते क्या कर रहे हो, इतना मार्केट में वैसी शोर मचा हुआ है, इतने अपैरल ब्रांड्स हैं, क्यों आ रहे हो? हम ये नहीं कहते। हम ये देखते हैं कि उसके अंदर है क्या, वो क्या करना चाह रहा है, उसका यूएसपी क्या है, क्या कर सकता है। तो अपनी यूएसपी देखें सबसे पहले कि आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, और दूसरी बात अपने आप को नीश डाउन करें। जो अली अब्दाल का ही पॉडकास्ट था, निकोलस कोल था, जो बेसिकली गोस्ट राइटर है, उसने बड़ा जबरदस्त कहा कि भाई आपको खास तौर पे ऐसे लोगों में बैठना शुरू करें जहां से आप आउटकास्ट फील करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप चेंज होना चाहते हैं लेकिन आपको लोग चेंज नहीं होने देते, तो उन पागलों के साथ बैठना शुरू करें जो पागल है, ताकि आपका एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी एड्रेस हो जाए कि आप बिलोंग कर रहे हैं कहीं से, और आप कुछ क्रिएटिव भी कर सकें। ऐसा ही है।
तो ऐसे लोग ढूंढने अपने पास, अपने आसपास। उन लोगों से बात ना करें। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज अबाउट टू स्विच माय जॉब, तो मैंने उन लोगों से पूछना शुरू किया कि यार ये मेरा डिसीजन है। उन्होंने डराया, वो आज तक डराते हैं। वो आज तक कभी बात, बहुत से लोग तो मुझसे बात करना छोड़ दिए कि यार पागल है, इतनी अच्छी जॉब कौन छोड़ के भागता है, ये पागल है, ये मतलब इसके दिमाग में कुछ मसला है, ये नॉर्मल नहीं है, तो इससे बात करना बेकार है। जबकि अल्लाह का शुक्र है, काफी दफा वो मुझे बोलता है तू सेलिब्रिटी बन गया। मैंने बोला कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई लव टू डू। तो बहुत दफा ऐसे लोगों के साथ आपको अपने आप डिटैच करना होता है। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स भी हो सकता है आपके दोस्त भी हो, बहुत अच्छे जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। तो आप सबसे पहले ये तलाश करें कि आप किस तरह के बनना चाहते हैं, और उस तरह के लोगों को फॉलो करना शुरू करें, सुने, उनसे मशवरा शुरू करें, क्योंकि वो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताएंगे, एक्चुअल मशवरा देंगे कि भाई ग्रास के साइड पे, फेंस के साइड पे क्या हो रहा है। ऐसे ही है। तो अगर आप वो बर्दाश्त करने के काबिल हैं और आपको वो चीज स्टिल एक्साइट कर रही है, गो फॉर दैट। तो सबसे पहले तो ये डायकोटमी है और ये बाइफिकेशन करें कि जो लोग में आप बैठते आए हैं, जो आपकी लाइफ है, आप उससे कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको उनकी सुननी पड़ेगी, इनकी नहीं सुननी पड़ेगी। इनकी सुनने को तो यही रहोगे। तो असल में फ्रस्ट्रेशन यही से होती है। ऐसे ही है। और दूसरे जो निकल चुके हैं, वो सिंपल सी बात है कि जो फील्ड में है उनके लिए भी यही है कि वो उन्हीं से देखें। वो दोबारा ये नहीं हो कि यार फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने बोल दिया था तुझसे नहीं हो पाएगा, अब वो बंदा आगे निकल गया है और वो इनको नहीं जानता है, तो दोबारा पलट के इसी से पूछेगा यार तू सही कहता था यार, बता क्या करें। अभी भी आपको उन्हीं लोगों के पास जाना है जो कि आगे निकल चुके हैं। ऐसे ही है। तो एक्चुअली ये है कि यू हैव टू फाइंड द ट्राइब एंड यू हैव टू ड्रॉ द लाइंस, बड़ी पोलाइट लाइंस। हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए भी आपको पोलाइट सी लाइंस ड्रॉ करनी पड़े, हो सकता है सिबलिंग्स के लिए ड्रॉ करनी पड़े, दोस्तों के लिए ड्रॉ करनी पड़े। तो नेवर माइंड, क्योंकि आप बेसिकली अपने लिए कर रहे हो। एट द एंड आप आज करो। मैंने कल परसों एक वो लगाया था, मैं एक जहन में आया था, मैं जिम में बैठा हुआ था, क्या कहता ना कि वो कभी कभी आती है ऊपर से। तो काफी लोगों ने मैसेज भी किया था मुझे। मैंने कहा था कि यार तालियों तक का सफर है जो गालियों से होके गुजरता है। क्या बात है। एक्चुअली ये मेरे जहन में ऐसी आया क्योंकि बहुत दफा लोग अब जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं वो एक जमाने में गालियां दिया करते थे। एक जमाने कहते थे यार क्या है ये, और ये अजीब आदमी है, कुछ है। तो ये एक आपको गुजरना पड़ता है इस चीज से। कोई भी बेड ऑफ रोजेस नहीं है, हमेशा गालियां पड़ेंगी, हमेशा स्ट्रगल रहेगी। और एट द एंड ऑफ द डे हमेशा याद रखें, कंक्लूड हम इस बात पे करेंगे कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसा बंदा नहीं देखा जो ये बोले, जो अपने काम पे फख्र करे ये सोच के कि यार मुझे लाइफ में ना बहुत आराम से सब कुछ मिल गया। वो कभी फख्र नहीं करता। फख्र हमेशा वो करेगा और आपको बताएगा 10 गुना ज्यादा लगा के। वो जो कहते हैं ना, हम लाल टेन के नीचे बैठ के पढ़ा हमने रातों को, ये वगैरह जो हमारे पेरेंट्स तो हमारे सीईओज, हमारे सीएफओज और जो भी अच्छे लीडर्स हैं ना, वो हमेशा बताते हैं कि मैं किस स्ट्रगल से गुजरा, क्या क्या मैंने मुश्किलात दी, और अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं कुछ करके आया हूँ। ऐसे ही। तो जो करके आने वाली चीज है ना, ये आपको भी करनी है। तो इसमें मैसेज है। तो ये कभी ना सोचे कि एवरीथिंग विल बी हांकी डोरी एंड यू विल बी डन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जज़ाकल्लाह खैर। और मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि इसमें जो भी बातें हुई हैं, आप लोग बैठें और कॉपी पेंसिल ले लें, या फिर कोई भी 2 से 3 बातें ऐसी निकाल लें जो कि आपको लगता है कि आज से वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और बिल्कुल एंड वाली बात जो है उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आपको डिटैच करना पड़ता है उन लोगों से, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पा रहे होते आपको। आप उनको समझाना चाह रहे होते हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहे होते। तो आपने दूसरा ट्राइब जहां आप जाना चाहते हैं उनमें बैठे हैं, उन जैसे लोगों में बैठे हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। एक और एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने जो है ना वो हम इसको इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच।